Manish, and in this video, beta, we are going to discuss our next chapter, which is chapter number 8, SHM, Waves and Sound. तो आए ज़रा डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारे पास हमारी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। अब अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये है हमारी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम है बेटा SHM, वेव्स एंड साउंड। ठीक है, अब ये चैप्टर क्या है, किस हवाले से बात करता है, ये अच्छा खासा लेंथी चैप्टर है और उसको करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले जो है बेटा हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, जिसका टॉपिक का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, किस तरीके से काम करता है, आए अब जरा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा जो आपको इसमें समझनी होगी या जो आपको समझनी चाहिए वो ये है जी कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या और उसको किस तरीके से डील किया जाए। तो आए जरा मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर जो है इसको हम लोग लेके चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने जो है एक पेंडुलम बना दूँ कि ये मेरे पास एक सरफेस है और ये मेरे पास एक अदद पेंडुलम जो है वो हैंग कर रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ मेरे पास वही सरफेस आ गया, पेंडुलम जो है साइड में मूव कर गया और इसी तरीके से मेरे पास ये सरफेस आ गया, पेंडुलम जो है वो इस साइड में मूव कर गया। क्लियर है? अच्छा जी, और ये हमारे पास उसका सेंटर पॉइंट आ गया। अब इसको डिफाइन करते हैं हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम लोग इस नाम से जानते हैं, हम कहते हैं ऐसे SHM। और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से बात की जाए तो इट इज अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन फिजिक्स में उस मोशन को कहते हैं जो अपने आप को रिपीट कर सके। ठीक है, तो जैसे सर्कुलर मोशन के बारे में मैंने बताया था कि वो रिपीटेटिव मोशन है, अपनी जगह को रिपीट करता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ दैट मोशन। ठीक है जी, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, मतलब इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक अलग टॉपिक से पढ़ा जाता है। तो उसको समझने के लिए आपको याद करनी पड़ेंगी इसकी कुछ कंडीशंस। अब कंडीशंस में क्या क्या आता है जरा समझते हैं। तो बेटा इसकी जो कंडीशंस हैं वो ये हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर किसी बॉडी को ऐसे टाइम परफॉर्म करना है तो उसका मोशन होना चाहिए, शुड बी टू एंड फ्रो। आई बात समझ में? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी बॉडी को ऐसे टाइम परफॉर्म करना है तो उसके अंदर होनी चाहिए है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है वाइब्रेटरी मोशन। जैसे ये पेंडुलम है, ये आगे पीछे मूव कर रहा है ना अपनी जगह, कैसे एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल जो है एक जगह पे आगे पीछे जो है मूव कर रहा है, तो इसको मोशन को हम क्या बोलेंगे? टू एंड फ्रो मोशन बोलेंगे। एक झूला है, चेन वाला झूला जो पार्क में आपने देखा है, वो आगे पीछे मूव करता है। तो ये सारे जो मोशन है बेटा, दीज आर द टाइप ऑफ क्या भाई? दीज आर द टाइप ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। इनका नाम वाइब्रेटरी मोशन भी होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन भी होता है, सो ऑन, बैक एंड फोर्थ भी कहते हैं। समझ में आ रही सारी बातें? तो ये चीज़ें आपको यार पता होनी चाहिए। लेकिन अब अगर मैं इसके हवाले से जो है बात डिस्कस करूँ रीस्टोरिंग फोर्स के हवाले से, तो उसका मतलब क्या है? देखिए, रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है ऐसी फोर्स या कोई ऐसा एजेंट जो लगातार फोर्स को अपने अंदर स्टोर रख सके और उस फोर्स को रिटर्न करके बॉडी को जो है मोशन में रख सके। अब अगर मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूं तो मेरे पास एक ब्लॉक है, सपोज करें जमीन है और यहाँ पे एक डब्बा रखा है। इस डब्बे में फोर्स लाऊंगा, डब्बा आगे जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको दीवार से एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया, धक्का दिया, तो धक्का देके रुकेगा, फिर वापस आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ये रुकेगा नहीं, स्लोली एंड ग्रेजुअली हल्के हल्के रुकना शुरू होगा, लेकिन ये फौरन नहीं रुकेगा। क्यों? ये स्प्रिंग इसके मोशन को कंटिन्यूशन में रखता है। समझ में आ रही सारी बात है? तो इस तरीके से सारे काम जो है किए जाते हैं और इन तरह से इन चीज़ों को जो है बेटा यहाँ पे आके समझाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कोई ऐसी फोर्स जो फौरन रिटार्ड ना हो, बल्कि स्लोली एंड ग्रेजुअली रिटार्ड हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि अगर किसी बॉडी को एसएचएम परफॉर्म करना है, इफ अ बॉडी वांट्स टू परफॉर्म एसएचएम,
तो उसके अंदर आने वाली जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए उसकी डिस्प्लेसमेंट के। एक्स जो है यहाँ पे हम लोग अब यूज़ करते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल डी या एस होता है, लेकिन अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है बहुत छोटी छोटी सी है, तो हम उसको जो है एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक्सेलरेशन की सेम डायरेक्शन में नहीं होती, बल्कि किसमें होती है जी, अपोजिट में होती है। अब ऐसा कैसे होता है ज़रा देखते हैं। अगर आप इस पेंडुलम को देखें तो इसमें बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, और बॉडी मैक्सिमम जहां तक जा सकती है, लेट्स सपोज ये 2 पॉइंट से जहां तक बॉडी जा सकती है, हो सकता है इससे भी आगे चली जाए, लेकिन मेरे लिहाज से ये दोनों मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, तो इनको मैं बोलूंगा ई डॉट पी, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है जी। अच्छा, बॉडी जब मीन से लेके एक्सट्रीम तक जाती है तो वो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, वो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। समझ में आ रही है बात। और अगर बॉडी मीन से लेके एक्सट्रीम तक चली जाए तो बेटा यहाँ पर जो इसका एक्स है वो बन जाएगा मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम एक्स को हम लोग बोलेंगे क्या बेटा, एक्स नॉट, जो कि कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड। आ रही है बात समझ में। तो ये चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए, और इस तरीके से काम होता है और सारी चीजें जो है इस तरीके से चलती रहती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है बेटा एक बेसिक ओवरव्यू हो गया किसके हवाले, फ्लो मोशन के हवाले से। अब देखें, जितना x बढ़ेगा उतनी एक्सेलरेशन बढ़ेगी, जितना x कम होगा उतनी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। क्यों? जितना ज्यादा दूर से पेंडुलम को छोड़ेंगे उतना तेज वापस आएगा। समझ में आ रही सारी बात है। लेकिन ये जो माइनस है, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में x होगा एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में नहीं आएगी, बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और करें तो देखें, x इस तरफ है, लेकिन रिलीज करने पे पेंडुलम आगे नहीं जाएगा बल्कि पीछे आएगा, तो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आएगी। x इस तरफ है, लेकिन रिलीज करने पे पेंडुलम इस तरफ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इस तरफ आएगी। तो आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे पे प्रोपोर्शनल तो हैं, लेकिन दोनों पे 180 डिग्री का फर्क है। क्लियर हो रही है सारी बातें। तो इस तरीके से जो है वो काम किया जाता है और दोनों चीजों को आपस में एडजस्ट किया जाता है बेटा। ठीक है जी। तो ये है बेसिक ओवरव्यू ऑफ सिंपल ऑफ टू एंड फ्रो मोशन या एसएचएम। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी ये आप लिख लीजिएगा कि इफ अ बॉडी is performing to and fro motion in such a way that its acceleration is directly proportional to the displacement covered in opposite direction, then such motion is known as simple harmonic motion. ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से अगर बात करें तो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ इस तरह से होता है। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने जो है एक एक्सिस बना दूं, ठीक है, अब ये है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ये है मीन पोजीशन, बाकी दोनों एक्सट्रीम है। मीन पोजीशन है और बाकी की जो दोनों है वो क्या है बेटा, आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, और ये मैंने प्लॉट कर दी है एनर्जी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा। वो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप इस पेंडुलम को मूव करवाते हैं तो होता किस तरीके से है काम। तो बेटा ये चीज हमारे सामने जो होती है, अब मैं जो आपसे बता रहा था, बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि जब आपकी बॉडी जो है मीन पोजीशन पे होती है तो उस वक्त ये रुकी हुई, लेकिन जब आपकी बॉडी एक्सट्रीम पे जाती है तो उसकी डिस्टेंस जो है इसका मैक्सिमम होता है। तो जब डिस्टेंस मैक्सिमम होता है तो डिस्टेंस पे डिपेंड करने वाली जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल। और मूवमेंट पे डिपेंड करने वाली जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक। ठीक है। तो जब आपकी डिस्टेंस मैक्सिमम होता है तो बेटा उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी मैक्सिमम होती है वो कौन सी होती है जी, पोटेंशियल। लेकिन जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो एनर्जी कौन सी मैक्सिमम हो जाती है, काइनेटिक। तो आया जरा इसको यहाँ पे समझते हैं। अब जरा सुनिएगा आप लोग इस बात को। होता हमारे पास क्या है बेटा, लेट्स सपोज मैं ग्रीन कलर से प्लॉट करूंगा काइनेटिक एनर्जी और जो है रेड कलर से प्लॉट कर दूंगा पोटेंशियल। तो अब जरा समझे यहाँ पे इस चीज को। जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है तो काइनेटिक मिनिमम होती है, लेकिन जब बॉडी मीन पे आती है तो काइनेटिक मैक्सिमम हो जाती है, और फिर दोबारा एक्सट्रीम पे जाने पे काइनेटिक दोबारा से मिनिमम हो जाती है। ठीक है। इसी तरह से पोटेंशियल का उल्टा हिसाब है। पोटेंशियल को लेट्स सपोज मैं प्लॉट कर देता हूँ रेड से। जब बॉडी एक्सट्रीम पे होती है तो पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मीन पर आती है डिस्टेंस कम हो जाता है, पोटेंशियल बिल्कुल मिनिमम हो जाती है और फिर दोबारा से वो एक्सट्रीम पे चली जाती है। आ रही है बात समझ में। तो देखें दोनों एनर्जीज वाइस वर्सा है, लेकिन देखें जो कर्व है उसकी जो नेचर है वो शुरू से लेकर आखिर तक क्या रहती है, सेम रहती है। समझ में आ रही है सारी बात है। तो बेटा इसके हवाले से बात आपको समझनी चाहिए और उसको आपको देखना चाहिए कि जब भी आपकी बॉडी एसएचएम परफॉर्म करती है उसकी टोटल एनर्जी जो है
वो सिस्टम के अंदर हमेशा क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। सिस्टम के अंदर हमेशा क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ दो एनर्जी की फॉर्म में होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही सारी बातें? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरा जो एसएचएम है वो परफॉर्म करता है सिंपल, अपना ऑबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। तो ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, एसएचएम का। अब अगर हम इसको आगे लेके चलें तो हमेशा एक बात याद रखें, जब भी मैं एसएचएम की बात करूंगा, फॉर एग्जांपल एसएचएम को समझते हुए मुझे तीन बॉडीज को समझना है, जिनमें से जो पहली बॉडी है मेरी वो है मेरा स्प्रिंग मास सिस्टम। इसके अलावा मेरे पास एक बॉडी है जिसको मैं कहता हूं प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल। और इसके भी अलावा मेरे पास एक बॉडी है जिसको मैं कहता हूं भाई क्या, मेरा सिंपल पेंडुलम। अब इन तीनों के हवाले से जो है डिस्कशन होगा। इन तीनों के अंदर काम कुछ इस तरीके से होता है कि अगर मैं एसएचएम की बात करूं तो मेरे पास एक बॉडी होती है जो एक अदद स्प्रिंग से अटैच होती है। सही है। और वो बॉडी जो है आगे पीछे मूव करती है। क्लियर है? यहाँ पर एक सर्कल होता है जिससे एक बॉडी पार्टिकल अटैच होता है, वो सर्कल जो है रोटेट कर रहा होता है। और सिंपल पेंडुलम तो अभी आप देखते हुए आ रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें बेटा आती हैं तो इनके आने के बावजूद भी अगर हम इनकी मूवमेंट को एक ग्राफ में प्लॉट करें तो इनकी मूवमेंट को जब ग्राफ में प्लॉट करो तो एक इस तरह का कर्व बनता है जिसको हम एक तरह की वेव कहते हैं। और ये कौन सी वेव है, साइन वेव या साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव आ रही है बात समझ में? तो हमारे पास जो एसएचएम है जब उसकी मूवमेंट को जज करो तो वो एक वेव बनाता है जिसका नाम होता है साइनोसॉइडल वेव। क्लियर होती है सारी बातें? तो जब भी हम लोग अपने एसएचएम मोशन की बात करते हैं उसकी जो मूवमेंट होती है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस भी होती है और अलोंग दी वाई एक्सिस भी होती है। अब मैं दोनों की इक्वेशन आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर मैं वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखूं तो वाई एक्सिस पर इसके पास आता है एम्पलीट्यूड और एक्स एक्सिस पर इसके पास आता है मैक्सिमम डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं एक्स नॉट। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखी जाती है वाई इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ साइन थीटा और जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होता है वो लिखा जाता है एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रही सारी बातें? तो ये वो इक्वेशंस है जिन पर कोई वेव काम करती है या आपके पास जो एसएचएम परफॉर्मिंग बॉडी होती है वो काम करती है। तो किस तरीके से होगा, कैसे होगा, इसको भी हम लोग थोड़ी देर में जज करेंगे या देखेंगे। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करें। अब इस वेव की इक्वेशन के हवाले से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास बेटा जब भी ये वेव की इक्वेशन आती है इसमें दो चीज़ होती है, y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, सिंस s इज इक्वल्स टू vt, लेकिन एंगुलर मोशन में s की जगह थीटा आता है, v की जगह ओमेगा आता है और t की जगह t आता है। देखिए मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें ये जो है वो एम्पलीट्यूड है, ये जो है वो फ्रीक्वेंसी का फैक्टर है। ठीक है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि a wave can be given as y is equals to 10 sine 10 pi t. Find its amplitude and frequency. ठीक है। अब आप किस तरीके से निकालोगे, देखो आपने इक्वेशन लिख दी जनरल और आपने वेव की इक्वेशन लिख दी। अब देखें ए के साथ है 10, एम्पलीट्यूड हो गया 10, यूनिट्स लिख दीजिएगा। और ओमेगा के साथ क्या है 10 पाई।
देखिए ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना, हमें तो खाली फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ओमेगा अगर आपको याद हो बेटा तो बराबर होता है 2πf, और ये है 10π। पाई से पाई कटा, 2 से ये कटा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 5। यूनिट क्या हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है जी। तो इस तरीके से इनको करेंगे। हमारे पास हमारे जो चैप्टर नंबर 8 है उसके अगले टॉपिक्स। चलिए तो आए ज़रा अब इसके हवाले से जो है बात शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, अब अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूँ तो मैंने आप लोगों को सिस्टम्स जो हैं बता दिए थे, उनके बेसिक बताई थी। आज जो है अब उन सिस्टम्स के हवाले से अब हम जो है कुछ फॉर्मूलाज जो हैं बनाएंगे और फिर उसको समझेंगे। अब देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे 3 कॉलम्स बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी। अब ये 3 सिस्टम्स बेटा वो सिस्टम्स हैं जो एसएचएम पे बेस करते हैं और इनके हवाले से अब न्यूमेरिकल्स की बारी आ जाएगी। पहला जो सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल। प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल। तीसरा जो है जी उसे हम लोग कहते हैं सिंपल पेंडुलम। अब ये वो सिस्टम्स हैं बेटा जिन पर हमें आगे चल के बात करनी है अभी। अच्छा भाई, अब स्प्रिंग मास क्या होता है? स्प्रिंग मास में आपके पास एक सरफेस होती है और कहानी कुछ इस तरह से होती है, उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और उसके साथ एक मास वाली बॉडी जो है वो अटैच होती है और ये जो है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है जी। प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल में हमारे पास एक सर्कल बना लिया जाता है, उसका एक सेंटर होता है, वहाँ से एक रेडियस पर एक बॉडी अटैच होती है और वो इस सर्कल में रोटेट कर रही होती है। ठीक है। और सिंपल पेंडुलम तो हम खैर जानते हैं। अच्छा भाई, अब सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल से बात स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बेसिक सिस्टम है। इस टॉपिक के हवाले से हमेशा एक बात याद रखिएगा बेटा कि इस टॉपिक में कुल मिलाकर 12 फॉर्मूलाज हैं, लेकिन वो 12 फॉर्मूला आपको तब याद होंगे जब आप प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल के 4 बेसिक फॉर्मूले याद करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस सिस्टम की होती है एक्सीलरेशन। अगर आपको सिस्टम की एक्सीलरेशन पता लग जाए तो आप सिस्टम के बारे में मैक्सिमम चीज़ें मालूम कर सकते हैं। कैसे करेंगे आए ज़रा देखते हैं। अच्छा भाई, अब प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल के बारे में होता कुछ इस तरह से था कि यहाँ पर एक पार्टिकल होता था जो कि रोटेट किया करता था और ये रोटेट करता था विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब जब ये रोटेट करता तो कहानी किस तरह की होती है आया जरा मैं आपको समझाता हूँ। मैं इस डायग्राम को ख़राब नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ पे दूसरी डायग्राम बना लेता हूँ। ये वही सर्कल आ गया और ये आपके पास सेंटर आ गया और ये आपकी बॉडी आ गई। अच्छा जी, अब जब ये पार्टिकल इस जगह पे है तो उसका साया यहाँ गिरेगा। जब ये पार्टिकल यहाँ जाएगा तो उसका साया यहाँ गिरेगा। ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो उसका साया यहाँ गिरेगा। ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो साया यहाँ गिरेगा। ठीक है। अच्छा, अब जब ये पार्टिकल नीचे से आएगा तो हम इसका साया जो है ऊपर गिराएंगे। फिर जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो हम इसका साया यहाँ पे गिराएंगे। फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो उसका साया यहाँ पे गिराएंगे। फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो उसका साया यहाँ पे गिराएंगे। तो आप एक बात समझ सकते हैं, ये पार्टिकल गोल घूम रहा है लेकिन इसका साया आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टू एंड फ्रो मोशन है असल में वो पार्टिकल परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि कौन परफॉर्म कर रहा है? उसका साया परफॉर्म कर रहा है। यही बात समझ में। तभी इसका, और साया को हम लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं। तभी इसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल। तो इसका मतलब यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन जो है पार्टिकल परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि उसकी प्रोजेक्शन कर रहा है, उसका साया परफॉर्म कर रहा है। यही बात समझ में। तभी इसका, और साया को हम लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं। तभी इसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन जो है पार्टिकल परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि उसकी प्रोजेक्शन या उसका साया परफॉर्म कर रहा है। तो एट दिस इंस्टेंट ये पार्टिकल यहाँ पर रुका हुआ है। इस वक्त इसने जो एंगल बनाया है वो एंगल क्या है? थीटा। और बेटा इस वक्त इसका जो साया गिर रहा है वो इस पॉइंट पे गिर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये मीन पोजीशन है तो बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया x, और मीन से लेके एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा आपका x नॉट। अब आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r के बराबर भी है और x नॉट के बराबर भी है। तो इस टॉपिक में इस r को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? x नॉट कह सकते हैं। और ये पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रोटेट कर रहा है। अब अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन आपको बना के दिखाऊं तो इस पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रोटेट कर रहा है।
अब अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन आपको बना के दिखाऊं तो इस पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसकी डेरिवेशन बहुत बड़ी है तो हम इसको डायरेक्टली याद कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज और हैं। एक होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे आता है? ओमेगा आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जा चुका है और उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी। जब भी पूरे एक चक्कर लगा लेते हैं तो कितना हो जाता है? 2 पाई अपॉन टी। टी को उधर फेंक दो, ओमेगा को नीचे बुला लें तो टाइम पीरियड का एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा विच इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। आगे बात समझ में? अच्छा, इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज और हैं। एक होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे आता है? ओमेगा आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया जा चुका है और उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी। जब भी पूरे एक चक्कर लगा लेते हैं तो कितना हो जाता है? 2 पाई अपॉन टी। टी को उधर फेंक दो, ओमेगा को नीचे बुला लें तो टाइम पीरियड का एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा विच इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। आगे बात समझ में? अब इसी तरीके से बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का इन्वर्स। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे रखूँ तो ये फॉर्मूला पलट जाएगा, ओमेगा ऊपर आ जाएगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है जी? अब इसी के साथ साथ अगर मैं इस बात को जो है और आगे लेता हुआ चलूँ तो आपको एक बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी। जब ये पार्टिकल मूव करता है बेटा तो हर पॉइंट पर इसकी कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है और उस वेलोसिटी को निकालने की बकायदा पूरी डेरिवेशन है, लेकिन हम डेरिवेशन की बजाय उसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं। वो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब 1, 2, 3 और ये 4, अगर ये 4 फॉर्मूले आपको याद है तो बाकी के 8 फॉर्मूले आप खुद ब खुद ड्राइव कर सकते हैं या उनको बना सकते हैं। कैसे करेंगे आए जरा समझते हैं। अच्छा जी, पहले इस वेलोसिटी के बारे में समझ लें। इस वेलोसिटी की कहानी कुछ ये है कि वेलोसिटी हम 2 पॉइंट्स पर निकालते हैं हमेशा किसी भी प्रोजेक्टाइल की। या तो हम निकालते हैं, सॉरी, पार्टिकल की नहीं है, या तो हम निकालते हैं मीन पोजीशन पे या निकालते हैं किस पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर कोई मीन पोजीशन पर है तो उसका एक्स बिल्कुल जीरो होता है, बता चुका हूँ आपको। और एक्सट्रीम पर जो एक्स है वो बराबर हो जाता है किसके? एक्स नॉट के। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली पुट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूँ तो सिर्फ एक्स नॉट स्क्वायर बचेगा, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा ओमेगा एक्स नॉट। लेकिन यहाँ पे जब आप एक्स नॉट स्क्वायर पुट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा जीरो। और हमने आपसे कहा भी था कि मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है लेकिन एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है जी, तो बस ये कंडीशन है, याद रखिएगा। तो ये बेसिक सिस्टम है प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल जिसने एसएचएम में, लेकिन हम डेरिवेशन की बजाय उसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं। वो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब 1, 2, 3 और ये 4, अगर ये 4 फॉर्मूले आपको याद है तो बाकी के 8 फॉर्मूले आप खुद ब खुद ड्राइव कर सकते हैं या उनको बना सकते हैं। कैसे करेंगे आए जरा समझते हैं। अच्छा जी, पहले इस वेलोसिटी के बारे में समझ लें। इस वेलोसिटी की कहानी कुछ ये है कि वेलोसिटी हम 2 पॉइंट्स पर निकालते हैं हमेशा किसी भी प्रोजेक्टाइल की। या तो हम निकालते हैं, सॉरी, पार्टिकल की नहीं है, या तो हम निकालते हैं मीन पोजीशन पे या निकालते हैं किस पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर कोई मीन पोजीशन पर है तो उसका एक्स बिल्कुल जीरो होता है, बता चुका हूँ आपको। और एक्सट्रीम पर जो एक्स है वो बराबर हो जाता है किसके? एक्स नॉट के। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली पुट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूँ तो सिर्फ एक्स नॉट स्क्वायर बचेगा, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा ओमेगा एक्स नॉट। लेकिन यहाँ पे जब आप एक्स नॉट स्क्वायर पुट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा जीरो। और हमने आपसे कहा भी था कि मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है लेकिन एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है जी, तो बस ये कंडीशन है, याद रखिएगा। तो ये बेसिक सिस्टम है प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल जिसने एसएचएम को प्रोड्यूस करवाया और यहीं से हमने डिस्कशन को स्टार्ट किया। अब इसी की मेथड पे हम स्प्रिंग मास पढ़ते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक स्प्रिंग होता है जिसके अंदर स्टिफनेस होती है, उसको हम कहते हैं के। इसको स्टिफनेस भी कहते हैं और स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। स्प्रिंग के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो स्प्रिंग को लचकदार बनाती है, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और उस पर हमारे पास एक बहुत ही मशहूर लॉ अप्लाई होता है, उसको हम कहते हैं हुक्स लॉ, जो कि होता है एफ इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ के एक्स। ठीक है। अच्छा बेटा, अब देखें एक्सेलरेशन निकालूंगा, इसकी डेरिवेशन छोटी तो मैं कर रहा हूँ, इसकी बहुत बड़ी थी अभी मैंने नहीं की थी। इसको अगर मैं ब्रेक कर लूँ तो ये हो जाएगा एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। एम को उधर फेंक दूँ तो बराबर हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। ये आ गई एक्सेलरेशन। अब मैंने कहा था अगर ये फॉर्मूले याद है तो सब खुद ब खुद बन जाएंगे। तो अब जरा देखें, कंपेयर करते हैं। ए की जगह पे ए है, माइनस की जगह पे माइनस है, एक्स की जगह पे एक्स है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या है? के अपॉन है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं एक बार आपके याद दहानी के लिए लिख दूँ तो सब कुछ बैलेंस कर रहा है, लेकिन इस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे पूरा फैक्टर आया तो मैं कह सकता हूँ कि जो ओमेगा स्क्वायर है बराबर है किसके? के अपॉन एम के। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा रूट और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अपॉन एम। अब बेटा एक बड़ी सिंपल सी बात समझे, यहाँ पे जितने फॉर्मूले आपने बनाए हैं अब तक उन सब फॉर्मूलों में देखें सब चीज़ें बदल रही हैं लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट है, ओमेगा। तो अगर मैं इन सारे फॉर्मूलाज की जगह पे ये ओमेगा पुट कर दूं तो जो फॉर्मूले प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल के थे वो स्प्रिंग मास पे हो जाएंगे। आए जरा देखते हैं जी।
सबसे पहले टाइम पीरियड शुरू करते हैं। टाइम पीरियड था 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह पे आ जाएगा √k/m। एक पलट के ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई√m/k। फ्रीक्वेंसी बड़ी आसान है, इसका उल्टा होती है, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 1/2 पाई√k/m। और वेलोसिटी के साथ जो कहानी है वो ये है कि ओमेगा की जगह बस ही पुट कर दें और वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा √k/m इंटू x0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। आगे बात समझ में? अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 एंड दिस इज 8। 8 फॉर्मूले आ गए। अब सिंपल पेंडुलम की तरफ आ जाते हैं। सिंपल पेंडुलम यूँ होता है, एक आपने सीलिंग ली, उससे आपने एक रस्सी के थ्रू मास को अटैच किया हुआ है। मास की इनिशियल पोजीशन पहले ये थी, जब उस पर फोर्स लगी तो वो यहाँ पे चला गया और अब मास जो है वो यहाँ पे हैंग कर रहा है। ठीक है जी। इसने जो एंगल बनाया वो एंगल है थीटा। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई वो क्या थी x, और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ हो गई l। अच्छा बेटा, अब हम अगर देखें तो इंक्लाइन प्लेन जैसा एक केस बन जाएगा। इस वक्त इसका जो वेट है वो कहाँ जा रहा होगा? डाउनवर्ड्स। अब मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई वेक्टर किसी एंगल पर एक्ट करता है तो उसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं। तो उसका एक हो जाएगा ये वाला y कंपोनेंट और दूसरा हो जाएगा ये x कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये एंगल यहाँ पर बन रहा है क्योंकि देख सकते हैं कि जो स्लोप है ये इसके नहीं और इसके नहीं सेम होगा। तो अगर एंगल तो ये बन जाएगा आपका y कंपोनेंट और ये बन जाएगा x कंपोनेंट। अब एक बड़ी सिंपल सी बात याद रखें, वैसे तो x कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है a cos थीटा और y कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है a sin थीटा, लेकिन एंगल जब भी उल्टे जगह से बनना शुरू हो जाए तो फॉर्मूला में फ़र्क पड़ जाता है। अब पहले जब मैं बच्चों को ये बताता था तो बच्चे परेशान होते थे, तो मैंने एक जुमला इन्वेंट कर लिया। मैंने कहा भाई एंगल जिस कंपोनेंट से बने उसमें कॉस आएगा, जिससे ना बने उसमें साइन आएगा। तो एंगल इस वक्त वाई से बन रहा है तो आना चाहिए था इसमें साइन, लेकिन आ जाएगा इसमें क्या? कॉस थीटा। आना चाहिए था इसमें साइन, लेकिन आ क्या जाएगा बेटा इसके अंदर? कॉस थीटा। और ये डब्ल्यू एक्स जो है उसमें ये हो जाएगा कि आना चाहिए था इसमें कॉस, लेकिन आएगा क्या इसमें? साइन थीटा, क्योंकि सिर्फ इस एंगल का मसला जो है यहाँ पर आता है। ठीक है जी। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो रस्सी है उस रस्सी के अंदर जो आने वाली फोर्स है उसको हम क्या बोलेंगे? टेंशन बोलेंगे, जो कि बैलेंस कर रही है डब्ल्यू वाई को। लेकिन इस डब्ल्यू एक्स को बैलेंस नहीं कर रहा है यहाँ पे, और आइसोलेट सिस्टम है। तो पेंडुलम आगे पीछे जो मूव कर रहा है, झूल रहा है, वो सिर्फ डब्ल्यू एक्स की वजह से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन बनाने की नहीं कि यहाँ पर जो फोर्स है वो बराबर हो जाएगी डब्ल्यू एक्स के जो नेट फोर्स है। और जब भी कोई चीज़ लगातार सेंटर की तरफ आती है, ऐसे जब मैं बात क्या रखिएगा, जब भी एक्सीलरेशन बॉडी को कहीं भी ले जाओ उसकी डिस्प्लेसमेंट तो उस डायरेक्शन में होती है, लेकिन उसकी एक्सीलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। उसकी डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में होती है, उसकी एक्सीलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। हमेशा बात याद रखिएगा। तो जब भी कोई चीज़ सेंटर की तरफ है उसमें क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। अब अगर इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला आ जाता है एम ए, इसका फॉर्मूला हो जाता है डब्ल्यू साइन थीटा। ओपन कर लेते हैं इसे, ये हो जाएगा एम ए माइनस एम जी साइन थीटा। एम से एम कैंसिल तो ये बराबर हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू माइनस जी साइन थीटा की। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा फॉर्मूला भी किस तरह काम करेगा, तो साइन थीटा के हवाले से कुछ काम करते हैं। माइनस जी साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज इक्वल्स टू माइनस जी, परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा एक्स, हाइपोटेन्यूज की जगह पे आ जाएगा एल। ये बन जाएगा ए इज इक्वल्स टू माइनस जी एक्स अपॉन एल। अब इसको कंपेयर कराने की थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं इसको हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराऊँ, देखिए ओमेगा स्क्वायर की जगह अब जी अपॉन एल आ गया। तो बेटा अगर ये हम काम दोबारा से कर लें तो ये बन जाएगा ओमेगा टू जी अपॉन एल पे आ जाएगा एल। ये बन जाएगा ए इज इक्वल्स टू माइनस जी एक्स अपॉन एल। अब इसको कंपेयर कराने की थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं इसको हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराऊँ, देखिए ओमेगा स्क्वायर की जगह अब जी अपॉन एल आ गया। तो बेटा अगर ये हम काम दोबारा से कर लें तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी अपॉन एल, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। अब जो जो फॉर्मूले थे उनकी जगह बस पुट कर दीजिए इसको। टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की जगह पे आ गया अंडर रूट जी अपॉन एल, पलट के ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होती है तो हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल, और वेलोसिटी जो है वो बराबर हो जाएगी अंडर रूट जी अपॉन एल अंडर रूट
एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर. नाउ वी आर गोइंग टू काउंट दी रिमेनिंग फॉर्मूलाज. चलिए जूम आउट हो जाते हैं. ये है पूरा एस एच एन. 1 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 9 10 11 12 हो गए 12 फॉर्मूलाज. तो बेटा ये था पूरा आपका एस एच एन. पास चैप्टर नंबर 8 एसएचएम के टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स. तो आए जी ज़रा देखते हैं किस तरह से होंगे. अच्छा, इसके फॉर्मूले जो हैं मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बनवा दिए थे. अब इसके न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ. अब देखिए, हमेशा न्यूमेरिकल पढ़ के सिस्टम का अंदाज़ा लगाना है कौन सिस्टम है, उसके हिसाब से उसका जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना है. चलिए जी अब ज़रा देखते हैं इसको. तो कहा कुछ ये जा रहा है कि भाई स्प्रिंग मास सिस्टम हैज़ a time period of 2 seconds when its mass is 2 kg. What will be its new time period when the mass becomes 4 kg. ठीक है जी. अब कहा आपसे ये जा रहा है कि भाई पहले टाइम जो था वो है, यानी कि जो पहला टाइम था वो था 2 सेकेंड, और उस वक्त जो मास था वो था 2 kg. नया टाइम निकालना है जब मास जो है वो हो गया है कितना, 4 kg. ठीक है. अब देखें इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से होती है ना, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k. अब देखें t1 है तो m1 हो जाएगा, तो इक्वेशन ही बनाते हैं. t1 है तो ये 2 पाई ऐसे ही आएगा, k ऐसे ही आ जाएगा, मास की जगह आ जाएगा m1. और अगर ये t2 है तो 2 पाई ऐसे ही आएगा, अंडर रूट ऐसे ही आएगा, k ऐसे ही आएगा, और ये बन जाएगा m2. अब देखें, और उस वक्त जो मास था वो था 2 kg. नया टाइम निकालना है जब मास जो है वो हो गया है कितना, 4 kg. ठीक है. अब देखें इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से होती है ना, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k. अब देखें t1 है तो m1 हो जाएगा, तो इक्वेशन ही बनाते हैं. t1 है तो ये 2 पाई ऐसे ही आएगा, k ऐसे ही आ जाएगा, मास की जगह आ जाएगा m1. और अगर ये t2 है तो 2 पाई ऐसे ही आएगा, अंडर रूट ऐसे ही आएगा, k ऐसे ही आएगा, और ये बन जाएगा m2. अब देखें सबसे आसान तरीका, दोनों इक्वेशंस को बनाने के बाद दोनों को डिवाइड करें, लाजमी तौर पे डिवाइड करें ताकि सिमिलर चीज़ें कैंसिल हो. कैंसिल तो रिलेशन क्या बन गया, t1 अपॉन t2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट m1 अपॉन m2. अब देखें t2 निकालना है, t1 मौजूद है आपके पास, t1 मौजूद है 2 सेकेंड्स, t2 मालूम करना है. जो m1 है वो कितना है, m1 है आपके पास 2 kg और m2 है 4 kg. डिवाइड करें तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1/2. स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 4 अपॉन, हाँ बल्कि नहीं छोड़ें, स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं. यहाँ तक आ गया. अब आप जो है t2 को एक साइड पर रखें, बाकी सबको ये देखिए, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे किस तरह बनेगा. बन जाएगा 2 अपॉन t2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2. t2 को एक साइड पे ले जाएं, इसको एक साइड पे ले जाएं, तो बन जाएगा 2 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू t2. अंडर रूट 1 कुछ नहीं होता, तो नया जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2. अब बेटा दो रूट्स की वैल्यू याद करोगे, तीन रूट्स की वैल्यू याद करो. अंडर रूट 2 की वैल्यू जो कि 1.4 है, अंडर रूट 3 की वैल्यू जो कि 1.7 है, और अंडर रूट 10 की वैल्यू जो कि 3.1 है. सही है जी. तो ये 2 आ गया, अंडर रूट 2 होता है 1.4, मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 2, 2.24 8. तो जो नया टाइम पीरियड है वो आ जाएगा 2.8 सेकेंड्स, और इस तरीके से पूरा काम जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा जी. ठीक है जी. तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं और आप आसान से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं बेटा. चलिए जी आप लोग कॉपी करें इसे. चलिए जी अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं. अब ये जो है एनडीएस का क्वेश्चन है, कहा कि जा रहा है अ स्प्रिंग मास सिस्टम हैज़ अ time period of 2 seconds when its
mass is 2 kg when an additional mass of m is added, the time period the time period increased by 1 second. Find m. अब सिनेरियो समझ गए आप लोग, बनाए ज़रा। कहा ही जा रहा है कि जब मास पहले 2 kg था तो टाइम 2 सेकंड था। अब जब एडिशनल मास m ऐड हो गया इसके अंदर, एडिशनल मास यानी कि 2 के साथ m जोड़ दिया, तो टाइम पीरियड 1 सेकंड बढ़ गया। तो इक्वेशन तो वही बनेगी ना, T1/T2 इक्वल्स टू अंडर रूट m1/m2, यही रिलेशन बनेगा ना बेटा। वैल्यूज पुट करते हैं। T1 जो था वो है 2 सेकंड और T2 जो है 1 सेकंड ज़्यादा, तो ये जाएगा 3। जब 2 सेकंड था तो मास था कितना 2, लेकिन जब 1 सेकंड बढ़ा तो मास 2 के साथ एक और एडिशनल मास ऐड हो गया जो होता है m। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 3/9 4/9। ऐसे क्यों किया? जो चीज़ मालूम करनी है वो रूट के अंदर है, और ये बन जाएगा रूट हट जाएगा और ये बन जाएगा 2/2 प्लस m। इसको इधर ले जाएँ, इसको इधर ले आएँ, ये बन जाएगा 4 इंटू 2 प्लस m और 9 2 बन जाएगा 18। 4 2 8 प्लस 4m इज इक्वल्स टू 18। इसको तले जाके माइनस करें तो 18 में से 8 गया तो क्या बचेगा 4m इज इक्वल्स टू 10। m निकालना है तो डिवाइड कर दें 10 को 4 से, कैंसिल करें तो बन जाएगा 5/2 और 5/2 बराबर होता है 2.5 kg। आगे बात समझ में? इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए बेटा आप इसे कॉपी करें। अब जो अगली चीज़ है वो है ये, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड्स। इसको यूँ लिखें, यूँ लिख देते, सेकेंड्स पेंडुलम ऑन अर्थ। अच्छा, सेकेंड पेंडुलम जो होता है उसके हवाले से हम सब एक बात जो है जानते हैं बाखूबी से कि भाई सेकेंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम है जो सब कुछ बदल सकता है सिवाय अपने टाइम पीरियड के। सेकेंड्स पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो हमेशा हमेशा होता है कितने सेकंड 2 सेकंड। अगर सेकेंड पेंडुलम आ जाए तो टाइम पीरियड फिक्स कर दो कितना होगा 2 सेकंड, और आपको उसकी लेंथ निकालनी है। तो पेंडुलम का सवाल है और लेंथ निकालनी है, तो बेटा फॉर्मूला हो जाएगा पेंडुलम का T इज इक्वल्स टू 2 पाई 2 सेकंड, और आपको उसकी लेंथ निकालनी है। तो पेंडुलम का सवाल है और लेंथ निकालनी है, तो बेटा फॉर्मूला हो जाएगा पेंडुलम का T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। सही है। अब देखें जो चीज़ मालूम करनी है रूट के अंदर स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये बन जाएगा T² इज इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर और ये बच जाएगा L/G। अच्छा, पाई की वैल्यू होती है 3.142, लेकिन जब स्क्वायर करो तो उसकी वैल्यू 9.8 हो जाती है। इसका 9.8 और उसका 9.8 कैंसिल हो जाएगा, तो एक रिलेशन आ जाएगा विच इज T² इज इक्वल्स टू 4L। ये शॉर्टकट है आपका, लेकिन ये शॉर्टकट सिर्फ काम करेगा किसके लिए? अर्थ के। ठीक है। तो आपको जब भी किसी पेंडुलम के हवाले से पूछा जाए कि भाई आपके पास जो है पेंडुलम की लेंथ क्या होगी जब उसका ये टाइम पीरियड है, या उसकी लेंथ क्या होगी जब उसका टाइम पीरियड ये है, या उसका टाइम पीरियड क्या होगा जब उसकी लेंथ ये है, तो आप ये वाला शॉर्टकट बाखूबी से अप्लाई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे लेंथ निकालनी है, ये बन जाएगा T²/4। टाइम कितना है 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर 4/4, तो लेंथ आ गई 1 मीटर। 1 मीटर नहीं आएगी, थोड़ी सी कम आती है, 0.99 आती है असल में, लेकिन राउंड ऑफ करके इसको हम 1 मीटर ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, अब आप इसे कॉपी करें। चलिए जी, एक और सवाल आ गया। इफ द रेशो ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ टू पेंडुलम इज 1:2, देन द रेशो ऑफ देयर लेंथ विल बी। अच्छा जी, टाइम पीरियड बराबर होता है T1/T2 के रेशो करें तो, और उसका लेंथ से रिलेशन कैसा होता है
अगर आप ऊपर वाले न्यूमेरिकल को देखें तो देखिए टाइम के सामने लेंथ आती है, तो अगर ये t1 है तो उसकी लेंथ होगी L1, और अगर ये, अब देखिए आपको लेंथ निकालनी है तो रेशो अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, इधर से रूट हटेगा तो इधर पे स्क्वायर आ जाएगा, तो L1/L2 बन जाएगा T1² ठीक है जी। अब T1/T2 को मैं यूँ लिख देता हूँ, T1/T2 का होल स्क्वायर, और T1/T2 का जो रेशो है वो ये है 1:2, 1/2 यानी कि का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/4, और 1/4 को ले सकते हैं 1:4, तो ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेसिक बात है कि भाई फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद है तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। और इसी तरह के कंपैरिजन वाले सवाल आते हैं, इसमें एक चीज़ गिवन होती है, एक कंडीशन गिवन होती है, और दूसरी कंडीशन फिर आपसे ये लोग पूछना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं और उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी करें इसको आप। चलें जी, अब इस तरह के बस न्यूमेरिकल आते हैं SHM में। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं, हमारे पास हमारा नया टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं SHM में वेव्स। ठीक है, अब वेव्स के हवाले से अगर बात करें तो बेटा वेव्स आपके पास क्या होती हैं, वेव्स होती हैं आपके पास पीरियोडिक डिस्टर्बेंसेस। पीरियोडिक का मतलब जो चीज़ रिपीट हो सके, डिस्टर्बेंस का मतलब उथल पुथल चहल पहल। अब अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं कि भाई एक स्प्रिंग है, अगर आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करें और रिलीज कर दें तो ये क्या होगा, कंप्रेस होगा, और फिर दोबारा से क्या होगा, एक्सपेंड होगा। आ रही है बात समझ में? तो देखिए स्प्रिंग अपनी पुरानी जगह से दूर गया, फिर वापस आया, फिर अपनी पुरानी जगह पर वापस आया, तो इसका मतलब उसने अपने आप को कंप्रेस एक्सपेंड किया, कंप्रेस किया, फिर एक्सपेंड किया, तो उसने रिपीट किया ना अपने आप को यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसी डिस्टर्बेंस जो अपने आप को रिपीट करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। हर वेव डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन हर डिस्टर्बेंस वेव नहीं होती। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, मैंने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, ये आगे चली गई, क्या इसने धक्का वापस देगी? ये नहीं। तो इसका मतलब ये से डिस्टर्बेंस थी, इसको हम वेव का नाम नहीं दे सकते। लेकिन अगर मेरे पास एक रस्सी हो और उसको मैं ऊपर की तरफ जर्क दूँ तो रस्सी ऊपर जाएगी, फिर अगली बार नीचे जाएगी, फिर अगली बार ऊपर जाएगी, फिर अगली बार नीचे जाएगी। आई बात समझ में? तो उसको हम लोग वेव का नाम दे देते हैं। क्यों? इसकी मोशन जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आ रहा है। तो अगर आपका मोशन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अपने आप को रिपीट करता है तो वो वेव कहलाता है, वरना वो वेव नहीं कहलाएगा बेटा। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब वेव का काम क्या होता है? इट ट्रेवल्स फ्रॉम one point to another in order to transfer। अब ये समझिएगा, वेव एक जगह दूसरी जगह जाती है ताकि वो क्या ट्रांसफर कर सके, एनर्जी एंड मोमेंटम। आप यहाँ पे खड़े हैं या आप खड़े हैं, सी साइड से लहरें आ रही है पानी की। अब जब ये लहरें आके आपसे टकराएंगी तो क्या होगा, आपको झटका लगेगा। क्यों? ये आपके अंदर एनर्जी भी ट्रांसफर करती हैं। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी से आपके अंदर क्या ट्रांसफर हो जाता है, मोमेंटम। पढ़ा है ना फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, P²/2m, बताया था। तो ये बेसिकली होता है काम किसी वेव का। जब भी कोई वेव ट्रैवल करती है तो वो अपने साथ साथ दो चीज़ें लेके आती है, एक होती है एनर्जी और दूसरा होता है मोमेंटम। ठीक है बेटा, तो ये इंट्रो हो गया किसके हवाले से, वेव्स के हवाले से। अब देखिए जी, वेव की हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, इनको बस जल्दी से ब्रीफली बता दूं, मैं। तो ये इंट्रो हो गया किसके हवाले से, वेव्स के हवाले से। अब देखिए जी, वेव की हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, इनको बस जल्दी से ब्रीफली बता दूं मैं। एक होती है हमारे पास मैकेनिकल वेव, और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वो है जिसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो है जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर से छोड़ देते हैं। मैकेनिकल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन इज द ट्रांसफर्स, सॉरी, फर्स्ट वन इज द longitudinal, another one is the transverse। अब होता ही है, जैसे मैंने आपसे कहा था स्प्रिंग, देखें ये स्प्रिंग इस तरह से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से स्प्रिंग को पुश करूँ तो क्या होगा, स्प्रिंग का ये वाला हिस्सा करीब आ जाएगा, बाकी इससे दूर रहेंगे।
फिर इसके बाद का हिस्सा करीब आ जाएगा, फिर बाकी से दूर रहेंगे, फिर इसके बाद का हिस्सा करीब आ जाएगा, फिर बाकी से दूर रहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स करीब आते हैं, फिर पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, फिर पार्टिकल्स करीब आते हैं, फिर पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं, फिर पार्टिकल्स करीब आते हैं, फिर पार्टिकल्स जो हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसा होता है। तो इसको हम लोग मैट्रिक में या पुरानी फिजिक्स में कहा करते थे कंप्रेशन, एक्सपेंशन या रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर हम इसे कहा करते थे कंप्रेशन, फिर उससे हम क्या कहते थे एक्सपेंशन या रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेव होती है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये एक ऐसी वेव होती है जिसमें जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है अलोंग कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। इसी डायरेक्शन में देखें डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल कर रही है ना, तो उसका मतलब कोई ऐसी वेव जिसमें वाइब्रेशन और वेलोसिटी आपस में कितने डिग्री पे हो, 0 डिग्री पे, यानी कि पैरेलल हो, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन अगर इसके बरक्स में यहाँ पर एक रस्सी लेता और उस रस्सी को ऊपर की तरफ जर्क देता तो क्या होता? रस्सी का अगर एक बार पोर्शन ऊपर गया तो फिर वो नीचे जाता, फिर ऊपर जाता तो फिर नीचे जाता, फिर ऊपर जाता तो फिर नीचे आता, एंड सो ऑन। तो उसका मतलब यहाँ वाइब्रेशन ऊपर है, यहाँ वाइब्रेशन नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। समझ में आ रही सारी बातें? पहले एक वेव डिस्टर्बेंस यहाँ थी, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई। तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर है लेकिन वाइब्रेशन वाई एक्सिस पर, तो कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। तो अगर वेलोसिटी की जो वेव है उसकी जो वाइब्रेशन है और जो वेलोसिटी है वो आपस में कितने डिग्री पे हो जाए? 90 डिग्री पे। तो बेटा ऐसी वेव को हम लोग कहते हैं कि आज ही हमारे पास हमारी ट्रांसवर्स वेव। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब जिस तरह से यहाँ पे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होता है, इसी तरह से यहाँ पर जो अपर पोर्शन होता है इसे कहते हैं क्रस्ट और इसे कहते हैं ट्रफ। आगे बात समझ में? तो ये दोनों चीज़ें जो है हमारे पास होती हैं। तो ये तो बेसिक वेव्स हो जाती हैं आपके पास। तो जो कोई ऐसी वेव जो अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करे वो ट्रांसवर्स है, और अपनी एक्सिस के पैरेलल वाइब्रेट करे तो लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है ना बेटा? ये चीज़ें आप लोगों को चाहे पहले पता होनी चाहिए। अच्छा, हमारे एक कोर्स की जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें ट्रांसवर्स की एग्जाम्पल वाटर वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल की एग्जाम्पल होती हैं साउंड वेव्स या वेव्स एंड स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स बनती हैं या जो साउंड के अंदर जो वेव्स बनती हैं वो बेसिकली कौन सी टाइप की होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल टाइप की होती है। ठीक है जी। अब वेव के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? एक तो भाई होती है, अब वेव के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? एक तो भाई होती है वेव की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ वेव्स पर टाइम पीरियड, पर सेकंड। कितनी वेव्स कितने सेकंड में, कितने टाइम में कितनी वेव जा रही हैं, इसको डिवाइड कर दो तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सिलोस्कोप है। ऑक्सिलोस्कोप मतलब जिसमें से हम वेव को गुजरता हुआ देखते हैं। पता चला यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम पीरियड जो है 1 सेकंड है। अब इस 1 सेकंड के अंदर लेट सपोज ये एक वेव पास हो, उसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ जाएगी? 1 हर्ट्ज। क्लियर है? अच्छा, अब पता चला अगली बार में इसी में से 2 वेव्स पास हुई, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 2 हर्ट्ज। तो 1 सेकंड में कितनी वेव पास होती है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और अगर 1 सेकंड में एक ही वेव पास हो तो हम उसको यूं भी लिख सकते हैं 1/p, और ये बन जाता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन। ठीक है ना? पढ़ा है आप लोगों ने इस बारे में। अगली जो चीज़ है उससे हम कहते हैं वेव की वेवलेंथ। ये बेसिक चीज़ें हैं तभी बस जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। वेवलेंथ क्या होती है भाई? अगर मैं यहाँ पर एक वेव ड्रॉ कर दूँ तो आप देख सकते हैं एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस, कुछ भी कह लो, या आसान से अल्फाजों में एक क्रस्ट और एक ट्रफ तक का डिस्टेंस, ये बेसिकली क्या कहलाता है? आपका लैम्डा कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है जी। उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट जो है वो क्या होता है बेटा? मीटर्स होता है। अच्छा, अब अगर हम यही बात करें तो हम यहाँ पर जरा एक वेव बना लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफर से समझने में आसान होती है, इसी वजह से हम इसे बनाते हैं। ये जो पॉइंट होता है ना जहाँ पे इसकी मूवमेंट बिल्कुल जीरो, ऐसे कहते हैं नोड, इसे कहते हैं एंटी नोड। जहाँ पे इसकी मूवमेंट मैक्सिमम, यहाँ पे फिर मिनिमम, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड। आई बात समझ में? अब अगर आप देखें तो ये पूरा एक लैम्डा है, लेकिन अगर मैं खाली इसकी बात करूं तो ये आधा लैम्डा है, ये बन जाएगा लैम्डा बाय 2।
इसी तरह से एंटी नोड से एंटी नोड को देखो तो देखें 1/4 ये भी बन जाता है कितना, λ/2, ये भी आधा लैम्डा। लेकिन अगर मैं खाली नोड से एंटी नोड की बात करूँ, देखेंगे आधी वेव और ये आधे का भी आधा, तो ये बन जाता है λ/4। तो देखिए मैं आपको उसको याद करने का आसान सा तरीका सिखा देता हूँ। नोड से नोड हो या एंटी नोड से एंटी नोड हो, सिमिलर से सिमिलर पे जाना है तो λ/2। लेकिन अगर नोड से एंटी नोड की तरफ जाना है या एंटी नोड से नोड की तरफ आना है, यानी कि सेम से डिफरेंस की तरफ जाना है, तो ये हो जाएगा λ/4। आ गई बात समझ में? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसको आपको याद करना पड़ेगा। ये आपसे इसी तरह इन दोनों को मिला लो तो एक एक्सप्रेशन बन जाता है, इसको हम कहते हैं वेव वेलोसिटी। और अक्सर लोगों को याद ही होता है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एक बेसिक ओवरव्यू हो गया किसके हवाले से जी, आपकी वेव के हवाले से। अब आप इसको जो है कॉपी करें, और इस लेक्चर में इतना ही। We are proceeding towards the further topics of waves, SHM and sound, or you can say SHM waves and sound। अच्छा जी, तो हमने वेव्स के हवाले से कुछ डिस्कशन करना शुरू कर ली थी। अब हम जो है इसको आगे लेके चल रहे हैं, तो आए ज़रा देखते हैं अब क्या होता है। अब जो है हम इसमें पढ़ रहे हैं सुपर, अगर मैं इसकी हैंड राइटिंग को थोड़ा सा थिक कर लूँ, अब हम इसमें पढ़ रहे हैं सुपर पोजिशन। ठीक है, तो व्हाट इज सुपर पोजिशन? जिस तरह से नंबर्स को ऐड करना एडिशन कहलाता है, इसी तरह से वेव्स की एडिशन सुपरपोजिशन कहलाती है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बेटा कि द एडिशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। ठीक है, अब जब आपके पास वेव्स ऐड अप हो जाती हैं, तो वेव्स के ऐड अप होने से क्या होता है, क्या मिलता है, और किस तरीके से जो है काम करते हैं, किस तरीके से काम होता है, ज़रा आप इसके हवाले से जो है कुछ बात जो है करते हैं और कुछ बात जो है वो समझते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 3 कॉलम जो है आपके सामने बना देता हूँ, और फिर जो है हम इसके हवाले से कुछ बात यहाँ पे करेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले हाँ एक बात जाने, जब भी कोई वेव ट्रैवल करती है तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनके बारे में बात करनी पड़ती है। वन इज़ फ्रीक्वेंसी, अदर वन इज़ वेवलेंथ, देन एम्पलीट्यूड, एंड द लास्ट वन इज़ डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन का वर्ड इतना बड़ा है कि उसको मैं पूरा लिखना पसंद नहीं करता, तो मैं DI लिख देता हूँ। अगर बेटा आपके पास कोई ऐसी वेव है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन सबकी सब जो है सेम है, या तो ऐसी वेव्स को हम कह सकते हैं आइडेंटिकल वेव्स। यानी कोई ऐसी वेव्स हैं जिनके अंदर सब चीज़ें सेम पाई जाती हैं, तो उन्हें आइडेंटिकल वेव्स कहते हैं। और जब इस तरह की वेव्स मिलती हैं तो ये एक काम करती हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है जी, इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन अगर वेव्स इस तरह से मिले कि उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड तो सेम हो, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम ना हो, बल्कि वो क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन हो जाए, तो अब ये वेव्स मिलकर जो कारनामा करती हैं, उस कारनामे को हम लोग नाम देते हैं स्टेशनरी वेव्स का या स्टैंडिंग वेव्स का। ठीक है, और अगर मिलने वाली वेव्स इस तरह से मिलें कि उनकी वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो जाए, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाए स्लाइटली डिफरेंट, क्या हो जाए, स्लाइटली डिफरेंट, तो ऐसी वेव्स जो होती हैं बेटा,
ये मिलकर बनाती हैं क्या आपके सामने भाई, बीट्स। क्लियर है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सुपरपोजिशन और ये इसकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो है एक्सप्लेन करूंगा किसको, इंटरफेरेंस को। सबसे पहले मैं आपके सामने जो है एक्सप्लेन करूंगा किसको, इंटरफेरेंस को। सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे इसके बारे में, इसका नाम है इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है, लेट सपोज मेरे पास दो वेव्स हैं जो किसी एक पॉइंट पे आके इंटरसेप्ट कर जाती हैं, टकरा जाती हैं। ठीक है। अच्छा, ये दोनों सिमिलर सोर्स से आ रही हैं। जब भी यहाँ पे टकराएंगी तो इंटरफेरेंस होगी, और इंटरफेरेंस हमारे पास दो तरह की जो है मिलती है। एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अदर वन इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। द प्रोसेस व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स इंटरफेयर विद ईच अदर इज नोन एज इंटरफेरेंस। अच्छा, अब वो कौन कौन सी इंटरफेरेंसेस होती हैं, आया जरा देखते हैं। अगर वेव्स आकर इस तरह से मिलें कि मिलने वाली वेव के क्रस्ट पे क्रस्ट लाए करे और ट्रफ पे ट्रफ लाए करे, तो इन ये दोनों अपने आप को इस तरीके से ऐड करते हैं कि इनके दोनों के एम्पलीट्यूड जो है बिल्कुल सेम पोलैरिटी के साथ ऐड अप होते हैं। और जब ये बिल्कुल सेम पोलैरिटी के साथ ऐड अप होते हैं तो ये करते कुछ इस तरह से मिलते हैं कि इनकी जो पोलैरिटीज होती हैं वो बिल्कुल क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेटा अगर यहाँ पर प्लस के ऊपर प्लस आ जाए और जो माइनस है उसके ऊपर माइनस आ जाए, तो यहाँ पर ये दोनों वेव्स मिलकर एक बहुत बड़ी सी जो है वेव बना देती हैं। ठीक है जी। और कह सकते हैं कि इस वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है ये माइनस होता है। ये मतलब माइनस था, ये प्लस था, और उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ ए होता है। तो देखें, दो छोटी वेव्स ने मिलकर एक बड़ी वेव को पैदा कर दिया, बड़ी वेव को बना दिया। ऐसे को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। लेकिन अगर इसके बरक्स में यहाँ पर बात करूँ, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से काम हो रहा होता है। यहाँ पर एक वेव इस तरह से होती है और इसके ऊपर जो दूसरी वेव होती है वो इस तरीके से मिलती है, यानी कि क्रस्ट पे ट्रफ लाई कर जाता है और ट्रफ पे क्रस्ट लाई करता है। इसका एम्पलीट्यूड अगर प्लस था तो इसका एम्पलीट्यूड माइनस हो जाएगा। तो मैथमेटिकली भी ये दोनों आपस में सिंप्लीफाइड हो जाके जीरो हो जाते हैं और वेव इस तरह से मिलती है जिसका एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होता है। तो बेटा ऐसी वेव जहाँ पे दो छोटी वेव मिलकर एक बड़ी वेव बना दें, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पे दो छोटी वेव मिलकर वेव को खत्म कर दें, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है जी। तो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव के हवाले से ये चीज़ें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप देख सकते हैं ये दोनों वेव्स स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये होती हैं इन फेज। इन फेज मतलब अगर ये पहली वेव 30 डिग्री से स्टार्ट होती है तो ये दूसरी भी 30 से स्टार्ट हो गई। अगर ये जीरो से स्टार्ट है तो ये दूसरी भी जीरो से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, लेट सपोज अगर ये जीरो से स्टार्ट है तो ये जीरो से स्टार्ट थोड़ी है। वेव का एंगल तो ये होता है ना, ये होता है जीरो, दिस इज 90, दिस इज 180, दिस इज 270 एंड दिस इज 360 डिग्री। आ रही है बात समझ में। तो अगर आप देखें जो वेव ऊपर पोर्शन पे जा रही है वो जीरो पे है, जो नीचे वाले पोर्शन में जा रही है वो 180 से स्टार्ट है। तो उसका मतलब ये इन फेज नहीं होती, ये होती हैं आउट ऑफ फेज। बाय कितने डिग्री, 180 डिग्री। यानी कि इनकी पोलैरिटी जो है आपस में बिल्कुल जो है अपोजिट की तरह से जो है वो काम कर रही होती है। ठीक है। तो ये होता है बाय 180 डिग्री। सही है जी। तो इस तरीके से ये वाला जो है काम यहाँ पे हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो वेव है वो खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो वेव है वो और बड़ी हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव और उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। अब अगर इसके हवाले से मैं बात करूँ कि भाई किस तरीके से काम करते हैं, क्या होता है, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो वेव बनती है इसमें क्या चीज़ ज़्यादा होती है और क्या कम होती है। तो एक बात याद रखें, यहाँ पर जो वेव होती है इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और यहाँ पर जो वेव होती है इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन इन दोनों के लिए जो एनर्जी है वो रहती है कांस्टेंट। एनर्जी है वेव कितने तेजी से पास हो रही है, और इंटेंसिटी है कि वेव कितने बड़े रीजन पे अपने आप को शो अप कर सकती है। आ रही बात समझ में। इंटेंसिटी होती है बेसिकली क्या आपके पास, हाँ इंटेंसिटी आपके पास होती है
पावर प्रोजेक्टेड पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो पावर को अगर मैं और एक्सप्रेस कर दूं तो ये बन जाती है एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये बन जाता है। अब देखिए टाइम, एम्पलीट्यूड और आई आपस में बैलेंस होते हैं, लेकिन एनर्जी हमेशा सेम रहती है। आ रही है बात समझ में? तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी एरिया उतना कम, यहाँ पे दो आवाजें मिलकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड सो ऑन। कंटेंट को आइडियली हमेशा सेम रखते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये आपके पास जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो किसके हवाले से, इंटरफेरेंस के हवाले से। नेचर ऑफ लाइट में आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। अगर मैं साउंड के हवाले से इनकी बात करूँ तो यहाँ पे दो हल्की आवाजें मिलकर एक बड़ी आवाज बना देंगे और यहाँ पे दो आवाजें मिलकर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड सो ऑन। अच्छा जी, स्टैंडिंग वेव को मैं बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि उसको तुम्हें डिटेल में डिस्कस करना है, उसका पूरा टॉपिक है मेरे पास। बीट्स को पहले समझते हैं और जल्दी से खत्म कर लेते हैं। बीट्स आपके पास क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, आए जी जरा इसके बारे में बात समझते हैं। चले मैं यहाँ पे जरा आपके सामने एक ग्राफ बना दूं। अच्छा जी, अब सुनिएगा। होता हमारे पास कुछ इस तरह से बेटा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेव है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है, लेट्स सपोज आपके पास, कलर चेंज कर देते हैं मजेदार नहीं, 30 हर्ट्ज। और ये मेरे पास एक दूसरी वेव है, अब देखें तेज पास कर रही है ना, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है लेट्स सपोज वो है 32 हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा अब आप देख सकते हैं इसके क्रस्ट और ट्रफ बनने में जितना टाइम लगता है उतने में इसके एक दो दो क्रस्ट ट्रफ बन जाते हैं। तो अगर आप एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करें, देखें यहाँ पे क्रस्ट है उसका क्रस्ट है, लेकिन यहाँ पे क्रस्ट है यहाँ पे ट्रफ आ गया। इसी तरह से यहाँ पे ट्रफ है यहाँ पे भी ट्रफ है, लेकिन यहाँ पे क्रस्ट शुरू होने से पहले ही यहाँ पे इसका क्रस्ट आ गया। तो जहाँ पे सिमिलर चीजें हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और जहाँ पे डिससिमिलर चीजें हैं वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो जब ये दो आवाजें आपको साथ सुनाई देंगी तो आपको क्या मिलेगी, बीट्स मिलेगी। और बीट्स में क्या होगा, जहाँ पे दो सिमिलर पोर्शन क्लैश करेंगे वहां पर एक बड़ी वेव बनेगी, और जहाँ पे डिससिमिलर पोर्शन क्रैश करेंगे वहाँ पे वेव कम हो जाएगी। फिर सिमिलर पोर्शन मिलेंगे वेव बड़ी हो जाएगी, फिर डिससिमिलर पोर्शन मिलेंगे वेव छोटी हो जाएगी, और आपको आवाज कुछ इस तरह से मिलेगी। आवाज बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी, फिर बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी, फिर बढ़ेगी फिर कम हो जाएगी। जनरेटर की आवाज कभी सुनिएगा, उसमें क्या होता है, आवाज एक लय में आ रही होती है, वो लय कभी बढ़ती है कभी कम होती है। क्यों? जनरेटर के अंदर इस तरह के दो पिस्टन्स लगे हुए होते हैं, दो या चार इवन नंबर के पिस्टन्स होते हैं। जिस तरह की आवाज ये प्रोड्यूस करता है अप्रोक्सीमेटली वही आवाज यही प्रोड्यूस करता है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। तो जब ये दोनों आवाजें साथ सुनाई देती हैं तो फिर क्या होता है, ये बीट्स प्रोड्यूस करती हैं और आवाज में कम ज्यादा होता है। तो जहां पर जो आवाज बढ़ रही है वहां पे हो रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे आवाज कम वहां पे डिस्ट्रक्टिव, जहां पे आवाज बढ़ रही है वहां पे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो इंटरफेरेंस में बीट्स में ये फर्क है। इंटरफेरेंस में अगर पूरी चीज होती है तो वो होलली एक ही तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पर ही कंसेक्यूटिवली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आ रही होती है। आ रही बात समझ में? तो बीट्स की डेफिनेशन ये भी होती है, सडन वेरिएशन, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सडन वेरिएशन इन दी इंटेंसिटीज एंड डिस्ट्रक्टिव। तो इंटरफेरेंस में बीट्स में ये फर्क है। इंटरफेरेंस में अगर पूरी चीज होती है तो वो होलली एक ही तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पर ही कंसेक्यूटिवली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आ रही होती है। आ रही बात समझ में? तो बीट्स की डेफिनेशन ये भी होती है, सडन वेरिएशन, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सडन वेरिएशन इन दी इंटेंसिटीज ऑफ साउंड वेव्स। अगर आवाज में एकदम वेरिएशन आ जाए, मिलती जुलती आवाज जब एक साथ सुनाई दें तो उसको हम क्या कहते हैं, बीट्स कहते हैं। अब मसला है कि यहाँ पर जो वेरिएशन आ रही है वो वेरिएशन इसके लिहाज से आ रही है, यानी कि ये मिनिमम वैल्यू है वेरिएशन की और ये वाली जो है वो है वेरिएशन की मैक्सिमम वैल्यू। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये तो आवाज जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन कर लूँ, तो ये जो आवाज है बेटा ये जो है यहाँ से यहाँ के दरमियान रह रही है, मतलब इससे मिनिमम है और इससे मैक्सिमम है, इसके दरमियान में खेली ऊपर भी और नीचे भी।
तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी। और इसको निकालने का तरीका होता है कि ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये दोनों नंबर डिसाइड करते हैं। तो अगर आपको बीट्स को समझना है कि भी आपकी बीट्स आपको कितना ज्यादा सुनाई देगी या कितना कम सुनाई देगी, तो आप एक चीज निकालें, इसको हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। और बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि बराबर होता है मॉड ऑफ F1 माइनस F2। आगे बात समझ में। मॉड इसलिए लगा देंगे, हो सकता है कभी ये नंबर छोटा हो और बड़ा ना हो, छोटा हो तो आंसर बिला वजह नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का कोई मतलब होता नहीं है फ्रीक्वेंसी के हवाले से, तो इसी वजह से हम यहाँ पे मॉड लगाए हैं ताकि नेगेटिव का चक्कर है वही खत्म हो जाए। अच्छा, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो बीट फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है, क्या ये आपको हर आवाज की नहीं बीट सुनाएगा? नहीं, ह्यूमन एयर की एक लिमिट है। अगर ह्यूमन एयर की बात की जाए तो ह्यूमन एयर की बीट सुनने की जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 हर्ट्ज तक है। अगर दो आवाजों का डिफरेंस 7 हर्ट्ज के अंदर अंदर है या 7 हर्ट्ज है, तो आपको आवाज में कम ज्यादा होना महसूस होगा। लेकिन अगर आवाज का डिफरेंस 7 से बढ़ जाए तो फिर आपको ये आवाज में कम ज्यादा होना सुनाई नहीं देगा। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक आवाज है 100 हर्ट्ज की और दूसरी है 102 हर्ट्ज की, तो दोनों की दरम्यान की जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज है, तो आपको वाज़ेह तौर पे आवाज़ कम ज़्यादा होती हुई सुनाई देगी। लेकिन अगर इसके बरक्स, अगर एक आवाज़ जो है वो है लेट्स सपोज 110 हर्ट्ज की और दूसरी जो है वो 220 हर्ट्ज की है, तो डिफरेंस ऑब्वियसली बात है ज़्यादा है, 7 से बहुत ज़्यादा है। तो अब आपको ये वाली आवाज़ ज़्यादा क्लियर आएगी, ये थोड़ी कम क्लियर आएगी, लेकिन बीट सुनाई नहीं देगी। आ रही है बात समझ में? तो इस बारे में ख्याल रखिएगा। और इस तरीके से चीज़ जो है, बीट का टॉपिक जो है वो यहाँ पे आके एंड हो जाता है बेटा, ठीक है जी। और ह्यूमन एयर की 7 बीट्स की वैल्यू याद रखिएगा, सिन बोर्ड की नहीं है। और जो लोग फेडरल बोर्ड के होंगे उनकी नहीं है, जो बीट की वैल्यू है वो होती है 6 हर्ट्ज। तो फेडरल बोर्ड वाले 6 हर्ट्ज को याद रखें और सिन बोर्ड वाले 7 हर्ट्ज को याद रखें। ये है पूरा बीट का बेसिक टॉपिक जो आपको याद होना चाहिए बेटा, ठीक है जी। तो इस तरीके से काम किया जाता है। अब अगर स्टैंडिंग वेव की तरफ आए, तो अब हम स्टैंडिंग वेव पे कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ चल जाएंगे और फिर स्टैंडिंग वेव के बारे में चीज़ों को समझेंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा, वो हो रहा है स्टैंडिंग वेव। अच्छा भाई, स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं? अब सुनिएगा, होता कुछ इस तरह से, ये रस्सी है, मैंने इसको हल्का सा जर्क दे दिया तो ये रस्सी का पोर्शन ऊपर चला जाएगा। ये क्रश रुकेगा, आगे जाएगा, तो सिंपल सी बात है सर, आगे जाएगा। ये दीवार से टकराएगा, टकरा के ट्रफ बन के पीछे वापस रिफ्लेक्ट होगा ना। अच्छा, यहाँ से मैं लगातार क्रश भेज रहा हूँ, मतलब मैं रस्सी को लगातार जो है जर्क दिए जा रहा हूँ, हिलाए जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा हूँ। तो देखिए, ये एक वेव सामने जा रही है और ये दूसरी वेव पीछे आ रही है। मैंने कहा था ना सिमिलर फ्रीक्वेंसी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। तो लगातार जो है जर्क दिए जा रहा हूँ, हिलाए जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा हूँ। तो देखिए, ये एक वेव सामने जा रही है और ये दूसरी वेव पीछे आ रही है। मैंने कहा था ना सिमिलर फ्रीक्वेंसी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। तो जब ये किसी एक सिमिलर पॉइंट पे टकराएंगे तो ये दोनों अपनी वाइब्रेशन की स्पीड्स को ऐड कर देंगे, और इनके टकराने और मिलने के बाद ये रस्सी इतना तेज वाइब्रेट करेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि इसमें क्रस्ट और ट्रफ साथ साथ बन रहे हैं। कहने का मकसद क्या है, ये कुछ इस तरह से होगा। यानी कि अब रस्सी इतना तेज वाइब्रेट करेगी बेटा कि आपको ऐसा लगेगा कि जिस जगह पे क्रस्ट बन रहा है उसी जगह पे ट्रफ बन रहा है, और जिस जगह पे ट्रफ बन रहा है उसी जगह पे क्रस्ट बन रहा है। और ऐसी चीजों को ये जो बनते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं फिजिक्स में लूप्स। लूप्स आर बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। कभी रबर बैंड लिया है, रबर बैंड को स्ट्रेच करके बजाएं, ट्र करके आवाज आती है, वो लूप्स बन रहे होते हैं। स्केल को डेस्क पे रख के बजाया होगा सबने, नहीं बजाया हो तो अभी बजा के देखें, तो वो जो स्केल की वाइब्रेशन होती है ना, उसका पूरा एक पैटर्न होता है। मतलब वो स्केल इस तरीके से होता है, और वो ऐसा होता है कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये बेसिकली पूरा लूप बना रहा होता है। तो ये जो लूप होता है ना, ये तब बनता है जब रिफ्लेक्टेड वेव न्यू कमिंग वेव के साथ जो है टकरा के मिलती है, दो अपोजिट वेव्स मिल जाती हैं और वो बनाती हैं क्या, स्टैंडिंग वेव्स। अब स्टैंडिंग वेव को स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं क्यों है कि बेटा ये जो प्रोफाइल बनती है ना यहाँ पर ये लूप्स की, ये ट्रैवल नहीं कर पाती। वजह, ये वेव इधर जाना चाहती है, इधर जाना चाहती है, दोनों एक दूसरे को पुश करते रहते हैं और इनका इफेक्ट इस पॉइंट पे नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ये इसी पॉइंट पर वाइब्रेट करते हैं लेकिन ये अपने आप को मूव नहीं करा पाते। तो ये बात आपको जो है याद रखनी पड़ेगी और इसके बारे से बात करनी पड़ेगी। तो ये एक वाहिद ऐसी वेव है जिसका जो एनर्जी ट्रांसफर है वो एग्जैक्टली जीरो होता है। ये ट्रैवल ही नहीं करती, और इसको जो है हम स्टैंडिंग के साथ साथ स्टेशनरी वेव भी कहते हैं।
अच्छा, अगर ये वेव ट्रैवल नहीं करती तो उसकी सारी एनर्जी जाती कहाँ है? एक सिंपल सी बात है, आप लोग स्केल क्यों बजाते हैं? स्केल इसलिए बजाते हैं क्योंकि आपको आवाज सुननी होती है। तो ये स्टैंडिंग वेव अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वो डेसिपेट करती है इन फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। और वो साउंड किस तरह से होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में अब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। ये बात समझ में आती है? तो इस तरीके से आपकी जो साउंड एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हमेशा एक बात याद रखिएगा, उनके अंदर जब भी आवाज़ प्रोड्यूस करनी होती है तो वो लाजमी तौर पे वायर को वाइब्रेट करवाते हैं। क्यों वायर को वाइब्रेट करवाते हैं? ताकि स्टैंडिंग वेव बने, और जब वो स्टैंडिंग वेव बन जाती है, उसके अंदर लूप्स बन जाते हैं, तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह की आवाज़ जो है वो आपको सुनने को मिल जाती है। ठीक है जी, तो ये टॉपिक था स्टैंडिंग वेव का। अब जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा उस वो एग्जैक्टली जीरो होता है, ये ट्रैवल ही नहीं करती, और इसको जो है हम स्टैंडिंग के साथ साथ स्टेशनरी वेव भी कहते हैं। अच्छा, अगर ये वेव ट्रैवल नहीं करती तो उसकी सारी एनर्जी जाती कहाँ है? एक सिंपल सी बात है, आप लोग स्केल क्यों बजाते हैं? स्केल इसलिए बजाते हैं क्योंकि आपको आवाज़ सुननी होती है। तो ये स्टैंडिंग वेव अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वो डेसिपेट करती है इन फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। और वो साउंड किस तरह से होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में अब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। ये बात समझ में आती है? तो इस तरीके से आपकी जो साउंड एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हमेशा एक बात याद रखिएगा, उनके अंदर जब भी आवाज़ प्रोड्यूस करनी होती है तो वो लाजमी तौर पे वायर को वाइब्रेट करवाते हैं। क्यों वायर को वाइब्रेट करवाते हैं? ताकि स्टैंडिंग वेव बने, और जब वो स्टैंडिंग वेव बन जाती है, उसके अंदर लूप्स बन जाते हैं, तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह की आवाज़ जो है वो आपको सुनने को मिल जाती है। ठीक है जी, तो ये टॉपिक था स्टैंडिंग वेव का। अब जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कॉमा हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। अभी क्या है क्यों है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। चलिए जरा देखते हैं इसको किस तरीके से काम करते हैं, क्या होता है। अब जो ये आवाज़ें हैं ये बताएंगी कि भाई जब स्ट्रिंग बजती है तो आवाज़ें क्यों प्रोड्यूस होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, किस तरीके से उनका काम होता है, एंड सो ऑन। इसके हवाले से पूरा जो डिस्कशन है वो इस पर किया जाएगा और फिर इसके हवाले से जो है बात की जाएगी। अब ये जो फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल क्या होती है? सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है, द मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड, सबसे हल्की सुनाई देने वाली आवाज जो कोई इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस कर सके, उसे हम लोग कहते हैं क्या बेटा? उसे हम लोग कहते हैं हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। याद रहेगी सारी बातें। अगर आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना है तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब कोई इंस्ट्रूमेंट सबसे हल्की आवाज प्रोड्यूस करता है तो उसकी जो आवाज होती है उसको कैलकुलेट करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में हमेशा एक बात याद रखें कि ये हमेशा सेम रहती है, ऑलवेज रिमेन सेम। याद रखिएगा, सही है। अब अगर इसको आगे लेके चलें हार्मोनिक्स की तरफ, तो हार्मोनिक्स क्या होते हैं? द मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जो मल्टीपल्स होते हैं उन्हें हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं बेसिकली हमारे हार्मोनिक्स। क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये ओवरटोन्स क्या होती हैं? वन वन लेस देन हार्मोनिक्स आर कॉल्ड ओवरटोन्स। अब अभी समझ में नहीं आएगा, जब इसको ड्राइव कराऊंगा फिर ये बात समझ में आएगी कि भाई ये होता क्या। सही है जी, तो ये डेफिनेशन है। सबसे हल्की सुनाई देने वाली आवाज फंडामेंट, एक हार्मोनिक्स, और उससे एक कम हार्मोनिक्स से एक कम क्या कहलाता है? ओवरटोन्स कहलाती है। अब ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, क्यों प्रोड्यूस होती हैं, आया जरा इसके हवाले से कुछ बात समझ सुने। अब मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पे दो लाइंस खींच लेता हूँ।
और इन लाइन से ये दो फिक्स वॉल्स हैं जिनमें मैंने एक स्प्रिंग बांध दी है, रस्सी बांध दी है मैंने। ठीक है जी। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है उसे हमने कह दिया क्या है, वो एल है। अब सिनेरियो समझेंगे भाई होगा क्या यहाँ पे। मैंने इसको प्लग किया, इस तरह से प्लग किया कि यहाँ पर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है उसे हमने कह दिया क्या है, वो एल है। अब सिनेरियो समझेंगे भाई होगा क्या यहाँ पे। मैंने इसको प्लग किया, इस तरह से प्लग किया कि यहाँ पर बना एक लूप। कितने लूप बने, एक लूप बना। अच्छा, मैंने इसको इस तरह से प्लग किया कि इसने एक के बजाय कितने लूप बना लिए, दो लूप बना लिए। और लेट्स सपोज मैंने इसको इस तरीके से प्लग किया कि अब मैंने इसकी वाइब्रेशन इतनी बढ़ा दी कि इसने खुद ब खुद कितने लूप बना लिए, तीन लूप बढ़ा लिए। ठीक है जी। अब ये जो एक लूप बनाया है इसकी फ्रीक्वेंसी को आप बोलोगे f1। इसने दो लूप बनाया तो उसकी फ्रीक्वेंसी को आप बोलोगे f2, और इसने तीन लूप बनाया तो उसकी फ्रीक्वेंसी को आप बोलोगे f3। अभी जो f1 है ना, इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये जो f2 है ये इसका डबल होगा तो ये कहलाएगा आपका हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है। इस तरह से अगर ये f3 है तो ये f1 का मल्टीपल ही तो होता है, ये कहलाता है आपका थर्ड हार्मोनिक। आ गई बात समझ में। तो इस बारे में आपको चीजें जो है याद रखनी पड़ेंगी। अब जो ओवरटोन्स की कहानी थी वो क्या थी, ओवरटोन्स क्या थी, वन लेस देन हार्मोनिक। तो अगर ये फर्स्ट हार्मोनिक, इसने दो लूप बनाया तो उसकी फ्रीक्वेंसी को आप बोलोगे f2, और इसने तीन लूप बनाया तो उसकी फ्रीक्वेंसी को आप बोलोगे f3। अभी जो f1 है ना, इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये जो f2 है ये इसका डबल होगा तो ये कहलाएगा आपका हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है। इस तरह से अगर ये f3 है तो ये f1 का मल्टीपल ही तो होता है, ये कहलाता है आपका थर्ड हार्मोनिक। आ गई बात समझ में। तो इस बारे में आपको चीजें जो है याद रखनी पड़ेंगी। अब जो ओवरटोन्स की कहानी थी वो क्या थी, ओवरटोन्स क्या थी, वन लेस देन हार्मोनिक। तो अगर ये फर्स्ट हार्मोनिक है तो उससे एक कम क्या होगा, जीरो ओवरटोन। अगर ये सेकंड हार्मोनिक है तो उससे एक कम क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन। अगर ये थर्ड हार्मोनिक है तो उससे एक कम क्या होगा, सेकंड ओवरटोन। आई बात समझ में। अच्छा, इसका एक कम होने का मतलब क्या है, ये एक कम होना ये बताता है कि फर्स्ट बताता है कि फंडामेंटल कुछ और है और ये फंडामेंटल से एक के बाद प्रोड्यूस होता है। सेकंड का मतलब क्या है, ये फंडामेंटल से दो के बाद प्रोड्यूस होता है। आती है बात समझ में। तो इसी तरह से अगर मैं F4 लिख दूं तो ये कहलाएगा मेरा फोर्थ हार्मोनिक, लेकिन ये कहलाएगी मेरी थर्ड ओवरटोन। इसका मतलब ये फंडामेंटल के तीन टाइम्स बाद प्रोड्यूस होता है। सही है। तो अगर किसी ने जगह पे सेवेंथ हार्मोनिक लिखा हो तो उसका मतलब उसकी ओवरटोन क्या होगी, सिक्स्थ होगी। और किसी जगह पे फिफ्थ ओवरटोन लिखा हो तो उसका हार्मोनिक कौन सा होगा, सिक्स्थ होगा। सही है ना। हार्मोनिक से एक कम ओवरटोन, लेकिन ओवरटोन से एक कम क्या, एक ज्यादा क्या होता है, हार्मोनिक होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। चलें, अब जो है सर इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं वो ड्राइव करता हूँ, फिर जो है इस हवाले से बात करते हैं। अब फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आप समझ लें कि ये जो है पूरी एक वेवलेंथ होती है, लेकिन मैं इसको आधा कर दो तो ये कितना बन जाएगा, λ/2। आधे का भी आधा कर दो कितना बन जाएगा, λ/4। खैर हमारे पास ये पोर्शन है जो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है, जो किसके बराबर है, λ/2 के। यहाँ पर इस तरह के दो पोर्शन है तो λ/2 पर λ/2। यहाँ पे इस तरह के कितने पोर्शन है, तीन पोर्शन है। आ रही है बात समझ में। तो अब इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, अगर मैं खाली पहले की बात करूँ तो पहले में जो लेंथ है वो बराबर है किसके, λ/2 के। लैम्डा को निकालो तो किसके बराबर हो जाएगा, 12 के। अब मैं फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ, F1 निकलेगा ना, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी निकालो तो ये बन जाएगा V अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की जगह पे आ जाएगा 12। तो बेटा ये बन गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल दो लेंथ के लिए निकालना चाहूँ तो वो लेंथ जब दो लूप बनेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 λ/2 के। तो लैम्डा को निकालो तो ये बन जाएगा 12/2। सही है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, F2। V अपॉन लैम्डा की जगह पे आ जाएगा 12/2। ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2V/12। अब ये V/12 आपने पहले भी देखा किसके बराबर है, कहाँ गया, ये रहा। V/12 किसके बराबर है, F1 के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे F2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F1। तो देखा मल्टीपल आ गया ये। इसी तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर लेंथ की जगह पे तीन लूप बन रहा तो ये बन जाएगा 3 λ/2। तो लैम्डा को निकालो तो ये बन जाएगा 12/3। एंड ऑटोमेटिकली सॉल्व करके जो F3 आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ F1 हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली कर लिया।
F4 आएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ F1 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो उसके हवाले से मैं डायरेक्टली जनरलाइज फॉर्मूला बना लेता हूँ। अगर आपको nth लूप की फ्रीक्वेंसी निकालनी है स्ट्रिंग की, नहीं तो NF1 के मल्टीप्लाई बराबर कर दें इसको, तो उस तरीके से इसके फॉर्मूलाज जो है बन जाते हैं, उसका जो काम है वो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर होती हैं सारी बातें? तो ये चीज़ें जो है बेटा हमारे पास काम करती हैं और इस तरीके से हम इसको जो है डील कर सकते हैं। अच्छा, ये nth लूप की फ्रीक्वेंसी इसी तरह से अगर मुझसे बोले सर nth लूप की वेवलेंथ क्या होगी, तो बड़ी आसान है। वेवलेंथ को निकालने का तरीका होता है 2L/n, ये nth लूप की वेवलेंथ बन जाती है। ठीक है जी। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं बेटा, ये सारे स्टैंडिंग वेव के फॉर्मूलाज होते हैं, किसके लिए, जो कब बनती हैं, जब किसी स्ट्रिंग की बात की जाती है। लेकिन हमारे कोर्स में स्ट्रिंग के हवाले से के पाइप्स भी गिवन है, और वो पाइप्स जो होते हैं भाई वो दो तरह के होते हैं। उनको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं उनके बारे में फॉर्मूला सिखाया जाता हूँ। ऑर्गन पाइप्स कहते हैं, इनमें से एक होता है ओपन पाइप, इस तरीके से होता है, और एक होता है क्लोज पाइप। अच्छा, क्लोज पाइप ऐसा नहीं होता कि दोनों तरफ से उसका मुंह बंद कर दिया, नहीं, वो इस तरह से होता है। अच्छा, इसके अंदर भी जब हवा जाती है तो हवा इस तरह के वाइब्रेटिंग पैटर्न्स जो है वो फॉर्म कर रही होती है, जिसकी मदद से जो है लूप्स बनते हैं, अलग अलग शेप्स के जो है लूप्स बनते हैं, और आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है जी। अब इनके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छी बात ये है ओपन पाइप की नहीं है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो बिल्कुल सेम होती है। इसके लिए nth फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी सेम होता है, इसके लिए nth वेवलेंथ का फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम होता है। लेकिन क्लोज पाइप के अंदर परेशानी है, क्लोज पाइप के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होती है V/4L के, और इसके लिए nth लूप का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली नहीं होता, वो इस तरह से होता है, और इसकी जो nth वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे? अब जैसे यहाँ पे आपको सेकंड निकालना तो डायरेक्टली सेकंड सेकंड रख दें, खत्म काम। लेकिन अगर आपको यहाँ पे F2 निकालना है तो आपको यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, 2 2 4 -1, तो किसके बराबर हो जाएगा, 3F1 के। इस दिन अगर आपको यहाँ पे F3 निकालना है तो डायरेक्टली नहीं निकलेगा, आपको पहले रखना पड़ेगा 3 2 6 6 -1 5F1। तो एक बात याद रखें, जो क्लोज पाइप होते हैं इसकी जितनी भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मल्टीपल हार्मोनिक्स निकलते हैं वो सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स होते हैं। ओपन में ऐसा नहीं होता, लेकिन क्लोज में ऐसा होता है। ये बात का ख्याल रखिएगा और उसको जो है समझ लीजिएगा यहाँ पे। सही है बेटा, क्लियर होती हैं सारी बातें? तब आप जो है सो कॉपी कर लें, और ये वाला जो है इसके बाद के टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडिंग वेव्स का डिस्कस कर लिया था, अब हम डिस्कस करेंगे जी उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल जैसे आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग, इसकी मैं थोड़ी सी थिकनेस जो है इंक्रीज कर लेता हूँ। स्ट्रिंग ऑफ 4 मीटर is vibrating with 4 loops at 100 Hertz. Find the fundamental frequency, comma, second harmonic and fifth overtone. अब देखें, कहा कुछ ये जा रहा है भाई कि आपके पास जो है बेटा एक रस्सी है, और ये रस्सी आ गई, और उस रस्सी के ऊपर 4 लूप बन गए, और रस्सी जो है 4 लूप्स में क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो अगर ये 4 लूप्स में वाइब्रेट कर रही है तो इसका मतलब ये जो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ये F1 नहीं होगी बल्कि F4 हो जाएगी। F4 हमें गिवन है कितना जी, 100 हर्ट्ज। अब आपको निकालनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड हार्मोनिक और फिफ्थ ओवरटोन। ओवरटोन हमेशा हार्मोनिक से कम होता है, तो हार्मोनिक ओवरटोन से ज़्यादा होंगे, तो उसका मतलब फिफ्थ ओवरटोन बोला है, तो उसका मतलब आपको निकालना है F6। F2 तो निकालना ही निकालना है, साथ साथ क्या निकालना है भाई, F6 भी निकालना है। ठीक है। इस तरह अगर सेवंथ ओवरटोन बोलते तो क्या निकालते हैं, F8। आ रही है बात समझ में? तो आए जरा देखते हैं। सबसे पहले आप एक काम करें, F4 इज इक्वल्स टू 4F1 कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग और ओपन पाइप में Fn इज इक्वल्स टू NF1 का फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाता है। तो अगर यहाँ पे F4 है तो यहाँ पे रख दीजिए 100, ये है 4 और ये है आपका F1, इसको इससे कैंसिल करें तो F1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा, 25 हर्ट्ज। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, F2 निकालना है तो जो नंबर यहाँ आता है वही मल्टीप्लाई में भी आता है, तो F2 इज इक्वल्स टू 2F1 हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर दो 25 से तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50 हर्ट्ज। और इसी तरह से अगर F6 हो तो 6 मल्टीप्लाई बाय 25,
एक आंसर आ जाएगा और आप इसको फिर सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से ये वाले जो है क्वेश्चन आते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर लेट्स सपोज आपसे वेवलेंथ पूछते तो मैंने आपको इसकी वेवलेंथ ही सिखाई थी। मैंने कहा था जब भी स्ट्रिंग या ओपन पाइप हो तो एन की वेवलेंथ निकलती है 12/n से। तो अगर एक्स्ट्रा के लिए मैं वेवलेंथ भी निकालना सिखा दूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय एल की जगह कितनी लेंथ आ जाएगी 4 मीटर, और लूप्स कितने थे 4, कैंसिल हो गया तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली कितनी आ गई 2 मीटर आ गई। ठीक है बेटा, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इस तरह से न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो जाता है। अब एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये था कि द रेशियो बिटवीन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन टू क्लोज्ड पाइप विल बी। अच्छा जी, अब आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है ओपन टू क्लोज पाइप की। तो बेटा आपको पता होना चाहिए अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की हो तो वो बराबर होती है V/2L के, और अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप की हो तो वो बराबर होती है V/4L के। तो रेशो का मतलब होता है कि भाई इन्हें डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा V/2L डिवाइड बाय V/4L। एल वी कैंसिल, ये 4 पलट के ऊपर आ जाएगा और ये बन जाएगा 2, कैंसिल हुआ तो आंसर आ गया 2:1। तो यहाँ से एक रिलेशन पता चला कि फंडामेंटल ऑफ ओपन डबल होती है फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड का। तो बस इस तरह के सवाल आते हैं बेटा, और इस तरह के सवालों से हम इस चैप्टर को पढ़ भी सकते हैं और चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर भी सकते हैं। ठीक है जी। तो बस आप इसको यहाँ से इस तरह से कॉपी करें। अब ये एक आसान टॉपिक ख़त्म हुआ और अब जो है हम बढ़ रहे हैं इस टॉपिक की तरफ जिसका नाम है हमारे पास क्या भाई, साउंड। अब साउंड के हवाले से अगर हम बात करें तो साउंड क्या है? साउंड है सेंसेशन ऑफ ह्यूमन एयर। आपके कान की आवाज़ सुनने की सलाहियत को हम साउंड कहते हैं। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर मैं एक ट्यूनिंग फोर्क लूँ, ट्यूनिंग फोर्क सबने अपने रेजोनेंस के एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, और उस ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्राइक करो तो वो वाइब्रेट करता है। आपने देखा होगा वो आगे और पीछे की तरफ मूव करता है दोनों तरफ। तो जब ये आगे पीछे मूव करता है तो ये करता क्या, ये हवा के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करा देता है। और जब हवा के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं तो उससे होता कुछ इस तरह से, जब ये आगे जाता है तो हवा के मॉलिक्यूल्स को करीब कर देता है, पीछे आता तो दूर कर देता है, फिर करीब कर देता है, फिर दूर कर देता है, फिर करीब कर देता है, फिर दूर कर देता है। तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन की वजह से आवाज़ जो है ट्रैवल करती है। फिर यही आवाज़ जो है ह्यूमन एयर के अंदर जाती है और हमारे एयर ड्रम को वाइब्रेट करवाती है, जिससे इम्पल्सिस जनरेट होती है। वो इम्पल्सिस दिमाग को मिलती हैं और दिमाग आवाज़ सुनने लगता है और समझने लगता है। तो इसी वजह से साउंड को कहते हैं कि भाई ये ह्यूमन एयर की क्या है, सेंसेशन है। ठीक है बेटा, तो एक तरह से ये वाला काम जो है वो क्या किया जाता है भाई, किया जाता है। ठीक है जी। अब अगर इसको आगे लेके चलें तो हमारे पास इन सब चीज़ों के बाद एक चीज़ जो है प्रोड्यूस होती है साउंड के अंदर, जिसको हम कहते हैं साउंड की ट्रैवलिंग स्पीड। तो साउंड की जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो बताने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे कंप्रेशन एक्सपेंशन हो रहा है। तो साउंड की जो वेव है वो है बेटा एक अदर लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है जी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब साउंड ट्रेवल करता है तो साउंड की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर के हवाले से या साउंड की स्पीड के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास दो फॉर्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं। एक था न्यूटन्स फॉर्मूला साउंड की स्पीड के हवाले से। न्यूटन के फॉर्मूले में कुछ गलतियां थी, और न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था उन्होंने कहा था कि अगर आप मीडियम की इलास्टिसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दो तो आपके पास जो चीज़ आएगी वो क्या कहलाएगी, साउंड की स्पीड कहलाएगी। इस फॉर्मूले को बनाते वक्त उन्होंने कंसिडर किया कि जब साउंड ट्रैवल करता है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर करता है। लेकिन हमें पता है कि जब कंप्रेशन यानी कि आइसोथर्मल में होता है टेम्परेचर चेंज जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, जीरो हो जाता है, टेम्परेचर सेम रहता है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं जब गैस कंप्रेस होती है तो वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है। एक्सपायर में टेम्परेचर कम होता है। तो यहाँ पर तो आइसोथर्मल काम ही नहीं करेगा, ये जो अजम्पशन है गलत है। तो इसी वजह से इस फॉर्मूले के अंदर जो था वो था एरर। जो एरर बताया गया था वो था 16%। ठीक है जी। अच्छा, इसकी करेक्शन को जो सही किया था उस उनका नाम था लेप्लास, जो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है बेटा। और इस प्रोसेस को हम कहते थे लेप्लास करेक्शन। लेप्लास ने कहा कि भाई जब इतनी तेज़ी से कंप्रेशन और एक्सपेंशन होती है
तो होता ही है, टेम्परेचर में तो चेंज आता है लेकिन इतनी जल्दी हीट फ्लो नहीं कर पाती, वजह हीट एक लिक्विड की तरह से उसको फ्लो करने में टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना सा काम करो कि इस पूरी प्रोसेस में आइसोथर्मल की जगह एडियाबैटिक प्रोसेस लगाओ। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हीट का चेंज जीरो होता है, यानी कि हीट एनर्जी कांस्टेंट होती है। अच्छा, किसी भी प्रोसेस को अगर एडियाबैटिक में कन्वर्ट करना हो तो उसके अंदर एक कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं गामा। असल में हमारे कोर्स में इसको दो नाम है, एक है स्पेसिफिक हीट रेशो, जब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 की वीडियो देखी उसमें मैंने आपको बताया होगा कि Cp अपॉन Cv का जो रेशो है वो इस गामा के बराबर होता है। ये बताता है कि किसी भी गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी हीट चाहिए होती है उतनी हीट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हमें देनी हो तो उस गैस में कितनी वेरिएशन आती है, या यूं भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर उतनी ही टेम्परेचर पर अटेन करवाने के लिए एज कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम हमें कितनी ज़्यादा अमाउंट में हीट देनी पड़ती है, ठीक है ना। और इसको हम एडियाबैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और उसकी अच्छी बात ये होती है कि जब भी हम किसी फॉर्मूले से इस गामा को मल्टीप्लाई करते हैं, वो फॉर्मूला किसी भी नेचर का हो, वो आकर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एडियाबैटिक के अंदर। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को एडियाबैटिक की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो लैप्लास ने करा ये, उसने डेंसिटी को यहीं पे रखा, रॉ को मल्टीप्लाई कर दिया, और इलास्टिसिटी से ज़्यादा बेहतर फैक्टर था प्रेशर, क्योंकि देखिए जब कंप्रेशन होती है और एक्सपेंशन होती है तो इलास्टिसिटी पे तो फर्क पड़ता है लेकिन प्रेशर वेरिएशन भी आ रही होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर। तो उन्होंने इलास्टिसिटी की जगह प्रेशर रखा और ये वाला फॉर्मूला जो है वो काम करने लगा। इसी फॉर्मूले की एक ड्राइव फॉर्म, मैं डेरिवेशन तो नहीं कराऊंगा, ड्राइव फॉर्म हमारे पास ये होती है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी इज इक्वल 332 अंडर रूट टेम्परेचर इन केल्विन अपॉन 273, ठीक है बेटा। इस इन दोनों फॉर्मूलाज को हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें टेम्परेचर को डालो और आपको क्या मिल जाएगी, साउंड की स्पीड मिल जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये फॉर्मूले के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इस फॉर्मूले में आपने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन इंक्रीज किया तो वेलोसिटी में 0.61 मीटर्स पर सेकंड का इंक्रीज आ जाएगा, यानी कि हर 1 डिग्री पर वेलोसिटी के नंबर में इतना फैक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। ये एमसीक्यूज में आता है और आपको इसे याद करना होगा, ठीक है जी। तो यही चीज़ है कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर होती है, और इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं इसको आगे लेके चलूँ तो एक तो हमारे पास ये सब चीज़ें हो गई। अब साउंड के अंदर बेटा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं जो हमें डिस्कस करने होते हैं, और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आए जी ज़रा उनके हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। तो उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो फैक्टर हमारे पास इस नाम से आना आता है, इसको हम कहते हैं क्या जी, लाउडनेस। क्या कहते हैं बेटा, लाउडनेस। अब अगर लाउडनेस के हवाले से बात करें तो लाउडनेस है क्या, इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो लाउडनेस जो है वो है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन। अगर आप आवाज़ को एक नंबर दे दें तो आपको जो चीज़ मिलती है वो क्या होती है, लाउडनेस होती है। जैसे आपने टीवी के वॉल्यूम में देखा होगा, वॉल्यूम का कभी कोई यूनिट तो होता नहीं, एक नंबर होता है। तो वो नंबर बताता है कि आपकी आवाज़ कितने बड़े खत्ते में सुनाई देती है। अगर आपकी आवाज़ एक छोटे से कमरे के अंदर सुनाई दे सकती है तो इसका मतलब उसकी लाउडनेस कम है, और वही अगर आवाज़ इतने बड़े कमरे के अंदर सुनाई भी दे रही है तो इसका मतलब उसकी लाउडनेस क्या है, ज़्यादा है। लाउडनेस जो होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं लाउडनेस इज द कांस्टेंट लॉग ऑफ आई। आई बेसिकली क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी क्या होती है, कितनी पावर एमिट हो रही है कितने एरिया से, इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। जब भी किसी जगह चीज़ से एनर्जी इमिट आउट होती है तो उस एनर्जी को निकलने में कितनी देर लगी और कितने एरिया से निकली, तो वो पावर बन जाती है और ये बन जाता है इंटेंसिटी। तो लाउडनेस का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, इंटेंसिटी के साथ, ठीक है जी। और ये हमारे पास होता है कौन सा लॉ, इसे हम लोग कहते हैं वेबर फ्रेशनर, वेबर फ्रेशनर लॉ, ठीक है जी। तो इस हवाले से यहाँ पर जो है वो क्या की जाती है बेटा, बात की जाती है, और इस तरीके से इस चीज़ को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। अब ये तो लाउडनेस का फैक्टर हो गया। लाउडनेस है शोर। अगर मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ हल्की है, अगर मैं ज़ोर से बोलना शुरू कर दूँ तो मेरी आवाज़ में तेज़ी आ जाएगी। क्यों, जब मैं ज़ोर से बोलूँगा तो मेरे गले के एरिया से ज़्यादा पावर निकलेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो लाउडनेस भी बढ़ जाएगी, सही है ना जी। तो ये सब चीज़ें जो है हमें डिस्कस करनी होती हैं और ये हमें पढ़नी पड़ती हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास साउंड लाउडनेस। अब अगर लाउडनेस के हवाले से बात करें तो लाउडनेस है क्या, इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे।
तो लाउडनेस जो है वो है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन। अगर आप आवाज़ को एक नंबर दे दें तो आपको जो चीज़ मिलती है वो क्या होती है, लाउडनेस होती है। जैसे आपने टीवी के वॉल्यूम में देखा होगा, वॉल्यूम का कभी कोई यूनिट तो होता नहीं, एक नंबर होता है। तो वो नंबर बताता है कि आपकी आवाज़ कितने बड़े खत्ते में सुनाई देती है। अगर आपकी आवाज़ एक छोटे से कमरे के अंदर सुनाई दे सकती है तो इसका मतलब उसकी लाउडनेस कम है, और वही अगर आवाज़ इतने बड़े कमरे के अंदर सुनाई भी दे रही है तो इसका मतलब उसकी लाउडनेस क्या है, ज़्यादा है। लाउडनेस जो होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं लाउडनेस इज द कांस्टेंट लॉग ऑफ आई। आई बेसिकली क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी क्या होती है, कितनी पावर एमिट हो रही है कितने एरिया से, इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। जब भी किसी जगह चीज़ से एनर्जी मिट आउट होती है तो उस एनर्जी को निकलने में कितनी देर लगी और कितने एरिया से निकली तो वो पावर बन जाती है, और ये बन जाता है इंटेंसिटी। तो लाउडनेस का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, इंटेंसिटी के साथ, ठीक है जी। और ये हमारे पास होता है कौन सा लॉ, इसे हम लोग कहते हैं वेबर फ्रेशनर, वेबर फ्रेशनर लॉ, ठीक है जी। तो इस हवाले से यहाँ पर जो है वो क्या की जाती है बेटा, बात की जाती है, और इस तरीके से इस चीज़ को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। अब ये तो लाउडनेस का फैक्टर हो गया। लाउडनेस है शोर। अगर मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ हल्की है, अगर मैं ज़ोर से बोलना शुरू करता हूँ तो मेरी आवाज़ में तेज़ी आ जाएगी। क्यों, जब मैं ज़ोर से बोलूँगा तो मेरे गले के एरिया से ज़्यादा पावर निकलेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो लाउडनेस भी बढ़ जाएगी, सही है ना जी। तो ये सब चीज़ें जो है हमें डिस्कस करनी होती हैं और ये हमें पढ़नी पड़ती हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास साउंड के अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिससे हम कहते हैं पिच, और उसी के बरक्स एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्या, क्वालिटी। अब दोनों बड़ी आसान सी हैं, दोनों का बहुत बेसिक फर्क समझा के मैं आगे चल रहा हूँ। अगर आपको दो आवाज़ें सुनाई दें और एक आवाज़ है लेट्स सपोज 100 हर्ट्ज़ की और दूसरी है 150 हर्ट्ज़ की, तो दोनों में जो आवाज़ों का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 50 हर्ट्ज़ होगा। तो एक आवाज़ 50 हर्ट्ज़ के लिहाज से कम एनर्जी रखेगी, दूसरी आवाज़ 50 हर्ट्ज़ के लिहाज से ज़्यादा एनर्जी रखेगी। तो जो कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ है वो होती है ग्रेव, भारी आवाज़, और जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आवाज़ वाली होती है वो होती है श्रिल, पतली आवाज़, जैसे मर्द की आवाज़ और औरत की आवाज़। तो आवाज़ों का फ़र्क फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से कहलाता है हमारे पास क्या बेटा, पिच। आगे बात समझ में, आवाज़ों का फ़र्क फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस की वजह से क्या कहलाता है जी, हमारे पास पिच कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी हमारे पास किस तरह से होती है, अगर मैं आपको दो आवाज़ें सुनाऊँ और इस तरीके से सुनाऊँ कि दोनों आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेकिन दोनों आवाज़ें किसी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से या अलग अलग स्पीकर से आ रही हों, तो सुनने वाले को अभी भी दोनों आवाज़ें एक जैसी ही लगेंगी, उसमें थोड़ा सा फ़र्क लगेगा। आप खुद देख सकते हैं जो वेव की पैटर्न है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। तो अगर आपके पास आवाज़ों का फ़र्क जो है वो इस चीज़ की वजह से महसूस हो, जिसको हम कहते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, तो इसे हम लोग बोलेंगे पिच। लेकिन अगर आपको आवाज़ों का फ़र्क सोर्स के बदलने की वजह से महसूस हो, यानी कि आपको आवाज़ों का फ़र्क महसूस हो ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन सोर्सेस, तो अब आपको आवाज़ों के दरमियान जो फ़र्क मिलेगा वो किस प्रॉपर्टी की वजह से मिलेगा बेटा, क्वालिटी की वजह से मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। पिच हमारे पास डिपेंड करती है हार्मोनिक्स पे और क्वालिटी हमारे पास डिपेंड करती है ओवरटोन्स पे, क्योंकि ये जो नेचर होती है ना, ये जो नेचर होती है कि फंडामेंटल से कितने बाद आपकी आवाज़ प्रोड्यूस हुई। देखिए इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो तो बिल्कुल सिमिलर होगी, लेकिन ये जो नई फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ रही है फंडामेंटल के बाद है, करके चीज़ों को अपनी एंडिंग की तरफ ले आएंगे। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ज़रा उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले मैं गलतियाँ बता दूँ, ये सब के सब जो है डिग्री सेंटीग्रेड है, आप समझ ही गए होंगे, फॉर्मेट के डिफरेंस की वजह से फ़र्क पड़ता है। साउंड की स्पीड जब टेम्परेचर टी था तो वी है, जब उसमें 600 केल्विन का इंक्रीज आया तो स्पीड हो गई, ये है √3 अंडर रूट थ्री अंडर रूट, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वेलोसिटी का ऑफ साउंड का, ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर टेम्परेचर इंक्लूड हो, जो कि ये वाला फॉर्मूला है, सही है बेटा। अब इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, कहा ये जा रहा है कि जब स्पीड v थी तो आपके पास जो टेम्परेचर था वो t था, लेकिन जब उस टेम्परेचर के अंदर 600 को ऐड किया गया तो पता ही चला कि जो स्पीड है वो कितनी हो गई, √3 भी हो गई।
दोनों को डिवाइड कर देते, कि मैंने आपको कहा है कि जब भी सिमिलर चीज़ हो आप उन्हें दो इक्वेशंस बना के डिवाइड करो, कैंसिल कर देते, ये बन जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू √t/t+600। तो मतलब स्क्वायरिंग कर लेते बन जाएगा 1/3 और ये बन जाएगा t/t+600। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा t+600 इज इक्वल्स टू 3t। इसको इधर से माइनस कर दें तो बन जाएगा 600 इज इक्वल्स टू 2t। कैंसिल कर दो तो t आ गया 300। हमेशा एक बात याद रखिएगा, इस वाले फॉर्मूले से जब भी टेम्परेचर आएगा इट शुड बी इन केल्विन। अब केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में करें तो ये बन जाएगा t+600। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा t+600 इज इक्वल्स टू 3t। इसको इधर से माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 600 इज इक्वल्स टू 2t। कैंसिल कर दो तो t आ गया 300। हमेशा एक बात याद रखिएगा, इस वाले फॉर्मूले से जब भी टेम्परेचर आएगा इट शुड बी इन केल्विन। अब केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में करें तो ये बन जाएगा कितना बेटा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाता है। और इससे थ्योरी के सवाल ज़्यादा आते हैं, बस एडियाबैटिक वगैरह उन सब प्रोसेस को याद रखिएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये एनटीएस का न्यूमेरिकल है और इस तरीके से इसका काम जो है हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये वाली चीज़ हमारे पास हो जाती है। अब आप लोगों के सेल्फ स्टडी की जो मैं आपको टॉपिक दूंगा वो है सोनोमीटर। आता है इसमें से कुछ भी नहीं है, बस इसके फॉर्मूलाज जो है देख लीजिएगा। सोनोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो फ्रीक्वेंसी निकालती है और उसके अंदर जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं 1/2L√T/μ। ठीक है जी। और इसके अंदर जो वेव की स्प्रिंग के अंदर जो वेव बनती है उसकी इक्वल्स टू √T/μ एंड सो ऑन। अब मैं जो इसके बाद टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ फौरी तौर पे वो है डॉपलर्स इफेक्ट, जिसको मुझे डिस्कस कराना है। सोनोमीटर आसान सा टॉपिक है, आप उसे पढ़ लें, वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब डॉपलर्स इफेक्ट क्या करता है? डॉपलर्स इफेक्ट एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि यूज होता है टू फाइंड दी apparent फ्रीक्वेंसी। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी? ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि हो रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी की वजह से, यानी कि अगर बॉडीज के दरमियान मोशन है और उसकी वजह से आपको आवाज़ सुनने में फ़र्क महसूस हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अब इसकी सिंपल सी पहचान ये है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे एक स्पीकर है, ये आवाज़ स्पीकर में से इमिट हुई, ये आवाज़ आपको यहाँ पे रिसीव हो गई, बिल्कुल सिमिलर। लेकिन अगर ये स्पीकर आप पे करीब आ जाए या आप स्पीकर के करीब जाए तो स्पीकर में से तो आवाज़ सेम निकलेगी, लेकिन आपका दिमाग आवाज़ को जल्दी रिसीव करेगा। लेट्स सपोज पहले 10 सेकंड लग रहे थे, करीब आने पे 9 सेकंड लगे, तो वो 10 के बजाय जब 9 को कंपेयर करेगा तो उसको ऐसा लगेगा आवाज़ जल्दी जल्दी रिसीव हो रही है। अब जल्दी जल्दी जो है वेव छोटी होती जाएगी और ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा वेव रिसीव हो जाएंगी, तो इसको फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे क्या महसूस होगा, इंक्रीज महसूस होगा। हालांकि फ्रीक्वेंसी है इक्वल, लेकिन यहाँ पे उसको इंक्रीज महसूस होगा। इसी फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो बॉडी के मोशन की वजह से आती है। अब वो मोशन चाहे लिसनर करे या सोर्स करे, सुनने वाला करे या सुनाने वाला करे, दोनों में आवाज़ों का फर्क महसूस होता है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आप लाइट के सामने खड़े हैं, आप लाइट के करीब जा रहे हैं तब भी रोशनी बढ़ेगी, या लाइट आपके करीब आ रहा है तब भी रोशनी बढ़ेगी। ठीक है जी। अब जो डॉपलर्स इफेक्ट है, इस वाले टॉपिक के अंदर बेटा आपको 3 तरह की वेलोसिटीज जो है वो याद करनी है, जिनमें से पहली जो वेलोसिटी है उसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड, जो कि हम हमेशा फिक्स ले लेंगे, कितना, 340 मीटर्स पर सेकेंड। दूसरी जो है जी उसे हम लोग कहेंगे क्या, स्पीड ऑफ लिसनर, यानी कि सुनने वाले की स्पीड, और सुनाने वाले की स्पीड को हम कहते हैं वीएस, विच इज स्पीड ऑफ सोर्स। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से सारा काम जो है यहाँ पे किया जाता है। ठीक है जी। तो एक तो ये चीज़ आपके सामने हो गई है। अच्छा, अब हमेशा एक बात याद रखें, आपको जब भी फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा का फॉर्मूला आएगा, जो इस तरीके से अपने आप को रिप्लेस कर लेगा, आपको जब भी फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा का फॉर्मूला आएगा, जो इस तरीके से अपने आप को रिप्लेस कर लेगा। अब मैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हुआ चलूँ, देखें, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का सिंबल एफ डैश होता है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी या तो वेलोसिटी के चेंज की वजह से आती है, तो वेवलेंथ के चेंज की वजह से आती है। वेलोसिटी में चेंज तब आएगा जब मूव करेगा कौन, लिसनर, और वेवलेंथ में चेंज तब आएगा जब मूव करेगी कौन, सोर्स। क्योंकि वेवलेंथ का चेंज सिर्फ सोर्स पे डिपेंड कर सकता है, लिसनर पे डिपेंड नहीं कर सकता। हाँ, जब लिसनर मूव करता है तो उसकी स्पीड या आवाज़ की पहुंचने की स्पीड पर फर्क पड़ता है, इसकी वजह से वी तब चेंज होता है जब लिसनर बदलता है, जब लिसनर मूव करता है। अब इसके कुल मिलाकर 4 केसेस हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा।
और उन 4 से फिर हम सारे केसेस बना के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हमारा चैप्टर इंशाल्लाह आज एंड हो जाएगा। अब वो केसेस कौन कौन से हैं? लिसनर, सोर्स, उसके बाद लिसनर और फिर आ जाएगी सोर्स, उसके बाद आएगा लिसनर एंड अगेन अ सोर्स, उसके बाद आएगा लिसनर एंड अगेन अ सोर्स। अब देखिए मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताता हूँ। शुरू में सोर्स को रखेंगे रेस्ट पे, बाद में लिसनर को रखेंगे रेस्ट पे। शुरू में लिसनर जाएगा टुवर्ड्स, बाद में लिसनर जाएगा अवे। शुरू में सोर्स जाएगी टुवर्ड्स, बाद में सोर्स जाएगी अवे। अब देखिए मैं फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक सिखा रहा हूँ, बड़ी आसान है। फॉर्मूले को लिखने का तरीका अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। अब जो चीज बदलेगी उसकी जगह में कुछ तब्दीली आएगी। तो लिसनर मूव करा तो लिसनर मूव करने का मतलब न्यूमरेटर बदलेगा कि वेलोसिटी न्यूमरेटर में थी लेकिन वेवलेंथ सेम रहेगी। अब देखिए वेवलेंथ को हम वेलोसिटी की टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा, बस डेरिवेशन ओमिट कर दें। अब ऊपर क्या होगा? लिसनर करीब जा रहा है, साउंड इसकी तरफ आ रहा था और लिसनर की स्पीड ये है, तो जब दोनों करीब आएंगे तो दोनों को हम कर देंगे ऐड। लेकिन अब साउंड करीब आ रहा है, लिसनर दूर जा रहा है, तो हम दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट और नीचे वी रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे क्या कहानी हो रही है भाई? यहाँ पर ये कहानी हो रही है कि साउंड आ तो रहा है, लिसनर तो आ रहा है, लेकिन अब फर्क पड़ेगा सोर्स की वजह से, तो ऊपर वी आ जाएगा। अच्छा, अब जब सोर्स आ रही है तो पहले सोर्स जब यहाँ थी तो वेवलेंथ इतनी थी, अब जब सोर्स थोड़ा सा आगे आ गई तो वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो गई। तो अब हम जब इसको वेलोसिटी की टर्म्स में लिखेंगे तो हम इसको वेलोसिटी की टर्म्स में ही लिख देंगे v माइनस वी एस। तो यहाँ पे देखें उल्टा चक्कर है, वहां पर करीब आने में प्लस था, यहाँ पे करीब आने में माइनस के इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, सोर्स जब यहाँ पे रुकी हुई थी तो वेवलेंथ इतनी थी, अब जब सोर्स दूर चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, तो आप देख सकते हैं वेवलेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो नीचे आ जाएगा v प्लस वी एस और ऊपर ऑटोमेटिकली क्या आएगा? v आएगा। तो बेटा ये कुल मिला के 4 फॉर्मूलाज हैं जो काम करेंगे और जिसके हिसाब से आपके पास जो आपके सारे आर्टिकल्स हैं वो सॉल्व हो जाए। बदलेगा कि वेलोसिटी न्यूमरेटर में थी लेकिन वेवलेंथ सेम रहेगी। हमेशा एक बात याद रखें, जब भी टुवर्ड्स का केस होगा तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और अवे के केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सही है ना? अच्छा, अब मैं इनसे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले भी बनवा सकता हूँ। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ लिसनर टुवर्ड्स, सोर्स टुवर्ड्स, लिसनर अवे, source towards, listener towards, source away, listener away और source भी away। अब देखें ट्रेंड बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा, एफ डैश ब्रैकेट एफ, एफ डैश ब्रैकेट एफ, एफ डैश ब्रैकेट एफ, एफ डैश ब्रैकेट एफ। अब देखें सारे केसेस बने हुए, खुद पुट कर लें। लिसनर का टुवर्ड्स वाला केस इस तरह से होता था, सोर्स का टुवर्ड्स वाला केस इस तरह से होता था, बताइए। लिसनर का अवे वाला केस इस तरह से होता था, सोर्स का टुवर्ड्स वाला केस इस तरह से होता था। देखिए लिसनर इस तरह से होता था, लिसनर का अवे वाला केस इस तरह से होता था, सोर्स का अवे वाला केस इस तरह से होता था। तो बस आपने सारे केसेस को मिला के खुद ब खुद फॉर्मूले बना लेने और ये फटाफट ही सारा काम जो है वो हो जाएगा भाई। ठीक है बेटा, तो आए सर अब इसके हवाले से कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और फिर इस काम को खत्म करते हैं। फॉर्मूले बना लेने और ये फटाफट ही सारा काम जो है वो हो जाएगा भाई। ठीक है बेटा, तो आए सर अब इसके हवाले से कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और फिर इस काम को खत्म करते हैं। अब अगर इस न्यूमेरिकल को देखें तो देखिए मैंने डायरेक्टली मुश्किल न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया है। अब देखें सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, लिसनर भी टुवर्ड्स है और सोर्स भी टुवर्ड्स है, तो बेटा फॉर्मूला बन जाएगा एफ डैश इज इक्वल्स टू, लिसनर का टुवर्ड्स प्लस वाला था लेकिन सोर्स का टुवर्ड्स माइनस वाला था। याद करेंगे तो याद हो जाएंगे, विद 0.5 टाइम्स एंड 0.2 ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, यानी कि जो लिसनर है, सॉरी जो सोर्स है उसकी स्पीड है 0.5 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड और जो ऑब्जर्वर है उसकी स्पीड है 0.2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। पुट कर देते हैं, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 किलोहर्ट्ज यानी कि 2000 हर्ट्ज। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास v प्लस 0.2v और ये बन जाएगा v माइनस 0.5v और यहाँ पे आ जाएगा 2000। तो बेटा अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप एक काम कर सकते हैं, v को कॉमन निकाले कैंसिल कर दें तो ऊपर बन जाएगा इसका 1 और 0.2, सो इट विल बी
1.2 और ये आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा 2000। अब अगर मैं देखूँ तो अगर मैं पॉइंट को एक प्लेस मूव करूँ तो एक पॉइंट एक प्लेस मूव कर जाएगा, तो ये बन जाएगा 12/5 इंटू 2000। ठीक है जी। अब इस तरह से कर लेते हैं कि भाई अगर आप इस 2000 को इस 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 400, और 400 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 400 448 हर्ट्ज। देखें टुवर्ड्स का केस था ना, तो आंसर भी बड़ा है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से न्यूमेरिकल जो है वो क्या हो जाते हैं बेटा, हमारे पास सॉल्व हो जाते हैं। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको अपनी तरफ से कराया दूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। फाइंड द apparent find the apparent frequency when a listener is moving away at Mach number of 0.5 from source which is emitting sound of 100 hertz। अब सब कुछ सही है, लिसनर सोर्स से अवे जा रहा है, तो लिसनर सोर्स रुकी हुई है, लिसनर सोर्स से अवे जा रहा है, तो फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस वी नॉट अपॉन बी। वी का चलें वो तो आंसर पता है 340 रख देंगे, लेकिन वी नॉट की जगह पे क्या रखेंगे? वी नॉट की जगह पे रखने की नहीं, यहाँ पर एक चीज़ मौजूद है, इसको हम लोग कहते हैं मैक नंबर 0.5। अब ये मैक नंबर जो है ना, असल में एक रेशो होता है, और इसका रेशो होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड। अगर आप अपनी बॉडी की स्पीड को साउंड की स्पीड से कम करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इसका मतलब आप लोग मैक नंबर से डील कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर भी आ सकता है, सोर्स भी आ सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैक नंबर 0.5 है और वी, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी की स्पीड जो है 0.5 है साउंड की स्पीड से, और इस पर ये ऑब्जर्वर मूव करा तो ये वी नॉट के बराबर हो जाएगा। अगर ये सोर्स की नहीं होता तो ये सोर्स के बराबर हो जाता। आ रही बात समझ में? अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे एक बॉडी है जिसका मैक नंबर जो है वो 2 है, तो उसका मतलब वो बॉडी की जो स्पीड है, चाहे वो सोर्स हो या ऑब्जर्वर, उसकी स्पीड जो है 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है। ठीक है जी। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। आ जाएगा वी और ये आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा वी इंटू 100। वी से वी कैंसिल हो गया, 1 में से 0.5 गया तो क्या बचेगा? 0.5, नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर बचेगा 100। 0.5 आधा होता है और 100 का आधा करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। और आप देख सकते हैं जब भी अवे का केस होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और इस तरीके से ये पूरा जो न्यूमेरिकल है हमारे पास सॉल्व हो जाता है बेटा। तो ये आपके पास डॉपलर इफेक्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपके सामने कराए और पूरी थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन की। इन सब में से इसी तरह से चीज़ें आती हैं, ऐसे जम से ज़्यादा आता है, बाकी सबसे कम आता है, लेकिन हमने पूरा जो है उसको डिटेल में डिस्कस किया। का केस होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और इस तरीके से ये पूरा जो न्यूमेरिकल है हमारे पास सॉल्व हो जाता है बेटा। तो ये आपके पास डॉपलर इफेक्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपके सामने कराए और पूरी थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन की। इन सब में से इसी तरह से चीज़ें आती हैं, ऐसे जम से ज़्यादा आता है, बाकी सबसे कम आता है, लेकिन हमने पूरा जो है उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। डॉपलर इफेक्ट जब बनाया गया तो डॉपलर इफेक्ट सबसे पहले लाइट पे अप्लाई होता था। लाइट पे उसकी इतनी सी एप्लीकेशन हमारे पास है कि इफ़ दिस इज़ एन अर्थ, और ये एक ऐसा स्टार है जो अर्थ के करीब आ रहा है, और ये एक ऐसा स्टार है जो अर्थ से दूर जा रहा है, तो होगा क्या? जब कोई स्टार अर्थ के करीब आएगा तो वो ऐसी लाइट दिखाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जब कोई स्टार दूर जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी लाइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले चीज़ को हम लोग कहते हैं ब्लू शिफ्ट, और कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को हम लोग कहते हैं रेड लाइट, या इसको कहते हैं हम रेड शिफ्ट। तो अगर कोई स्टार अर्थ को अप्रोच करता तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती, तो हम उसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट। और अगर कोई स्टार अर्थ से दूर जाता तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती हुई दिखती है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी गिर जाती है, और उसको हम कहते हैं रेड शिफ्ट। तो बस ये चीज़ एक लाइन हमारे पास मौजूद है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा? तो ये हमारे पास जो है डॉपलर इफेक्ट का यूज़ होता है। डॉपलर इफेक्ट को मेटल की डिटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, सोनार के लिए तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बुक में एप्लीकेशंस गिरे हुए हैं ना, वो एक बार पढ़ लीजिएगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इसके हवाले से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।